अस्सलाम वालेकुम। सिटी एट 10 के साथ मैं हूँ जीनत सरफराज। अ वेरी गुड मॉर्निंग माय लवली पीपल्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आपकी सुबह का आगाज बेहतरीन अंदाज में हो चुका होगा, और अगर नहीं हुआ तो आइए मैं और आप करते हैं एक हसीन सी सुबह का आगाज एक साथ। आज जुमा भी है तो तब तमाम देखने वालों को जुमा की ढेरों ढेर मुबारकबाद। अल्लाह करे कि आज के दिन की मुनासबत से आपकी जिंदगी के तमाम दुख दर्द तकलीफें दूर हो जाएं और आप अपनी जिंदगी को बहुत ही खूबसूरत आसान अंदाज से गुजारें। और आज जब भी दुआ के लिए हाथ उठाएं, मुझे और मेरी पूरी टीम को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपके लिए बहुत सारी आसानियां पैदा करे। अगर आप सफ़र में हैं तो अल्लाह पाक आपका सफ़र आसान करे। अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छे मामला चल रहे हैं तो खुदा का शुक्र अदा करना बिल्कुल नहीं भूलना, क्योंकि शुक्र करने से उन नेमतों में मज़ीद इजाफा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह का विर्द हमेशा करते रहना चाहिए, क्योंकि जितनी हमारी ज़िंदगी में नेमतें हैं वो हमारी औकात से बढ़कर हैं। अल्लाह हमेशा अपने बंदे को बेहतरीन से नवाजता है। अगर आपकी ज़िंदगी से कुछ चला गया है तो उस पर रंजीदा नहीं हो, उस पर बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा करें। हो सकता है कि वो आपके हक में बेहतर नहीं हो, तो जो चीज़ आपके हक में बेहतर है बल्कि बेहतरीन है, रब की ज़ात आपको उसी से नवाजेगी। तो अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें और हमेशा मुश्किल वक्त में भी जो है शुक्रगुजारी से सब्र से काम लें और अपनी ज़िंदगी को और भी हसीन और भी खूबसूरत बनाएं। इसी अच्छी दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आपके लिए ढेरों ढेर आसानियां पैदा करे। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और शहर फैसलाबाद का आज का मौसम कैसा है ये जानिए हमारे स्पेशल सेगमेंट टुडे वेदर में। शहर फैसलाबाद का मौसम आज भी काफ़ी सर्द दिखाई दे रहा है। कम से कम जो दर्जा हरारत है वो 6 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 18 डिग्री सेंटीग्रेड है, जिसका मतलब है कि धुंध का राज ताहाल बरकरार है। और धुंध जो है वो हमें बड़ी ही एक जो है वो खूबसूरती का एहसास भी देती है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत ज़रूरी हो जाता है कि धुंध से अपने आप को भी बचाया जाए, क्योंकि सेहत होगी तो ही आप हर तरह का मौसम जो है उसे इंजॉय कर सकेंगे। और ज़िंदगी में जो है ना छोटी छोटी खुशियों से छोटे छोटे मोमेंट्स को जो है वो हमेशा से एंजॉय करना चाहिए मौसम की सूरत में। लेकिन जब भी आप घरों से बाहर निकलते हैं तो अपने आप को अच्छे से कवर करके निकलें, अपनी मसरूफियत को जो है वो मौसम के अकॉर्डिंग जो है वो शेड्यूल करें। और साथ ही साथ जो है वो अपने जब आप रोड्स पे निकलते हैं तो अपनी सेफ ड्राइव करें, अपना भी ख्याल रखें, अपनी ज़िंदगी का भी और दूसरों की ज़िंदगी का भी ख्याल रखें। और बस मौसम है हर तरह का, अल्लाह ने जो है वो ढेरों ढेर जहाँ नेमतों से मैं नवाजा है, वहीं पाकिस्तान की एक अच्छी बात ये भी है कि पाकिस्तान में हर तरह का मौसम आता है, तो ये हमारे लिए बड़ी ब्लेसिंग है। इसे ब्लेसिंग ही रहने देना चाहिए। बाकी अपना ख्याल रखें, मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें, अपनी बॉडी को मुनासिब हाइड्रेट भी रखें। आई नो कि मौसम बदलते जो है वो पानी पीना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। तो जहाँ पे आपने अपना ख्याल रखना है, अपने इर्द गिर्द अपने प्यारों का ख्याल रखना है, वहीं पे हमारे कुछ ऐसी जिम्मेदारियाँ होती हैं जिससे हमने अपने माशरे में जो है वो पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। आजकल हम देखते हैं कि गुज़िश्ता कुछ टाइम से हालात बड़े ही जो है ना वो थोड़े से मुश्किल हैं, पेचीदा जा रहे हैं, लेकिन इन तमाम हालात में भी जो है ना वो एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ते रहना है, ताकि कहीं भी कोई भी मुश्किल आए तो एज कौम हम उसका जो है बहैसियत नेशन उसका जो है हम उसे टैकल कर सकें। शहर फैसलाबाद के हवाले से भी अगर बात करें तो बहुत से शहरियों को मसाइल का सामना रहता है, जिसमें महंगाई एक बहुत बड़ा जो है वो मसला बन चुका है, क्योंकि घर का चूल्हा चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। वहीं बिजली के रेट्स भी बढ़ गए हैं। बिजली के रेट्स में जो है वो 4 रुपये तक की जो है वो इजाफा किया गया है। पहले ही हम देखते हैं कि ओवर बिलिंग के जरिए शहरी बहुत ज़्यादा परेशान हैं, लेकिन अब क्योंकि इसमें मजीद इजाफा कर दिया गया है और दीगर कौन से मसाइल हैं जिनसे शहरी दो चार हैं। और फैसलाबाद के स्पेशली अगर शहरियों की बात की जाए, फैसलाबाद क्योंकि एक इंडस्ट्रियल हब भी है, तो यहाँ पर कारोबारी लिहाज से भी बहुत सारे मसाइल हैं। बेरोजगारी, महंगाई, बिजली का बढ़ जाना, फ्यूल की कीमतों का बढ़ जाना, ये बहुत सारे मसले हैं। इनके अलावा कौन से मसले हैं, इन तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए आज हमें स्टूडियोज में ज्वाइन किया है हमारी फीमेल रिपोर्टर है मरियम रजा। अस्सलाम वालेकुम मरियम, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, हमें और हमारे प्रोग्राम को वक्त देने के लिए। साथ ही साथ इन तमाम मौज़ूआत को कवर करने के लिए हमें स्टूडियोज में ज्वाइन किया हमारे रिपोर्टर हैं अरसलान दुरानी। अस्सलाम वालेकुम अरसलान, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। अरसलान, हम देखते हैं कि जिस जिस तरह से वक्त गुजर रहा है, मसाइल में कमी आने की बजाय मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। शहरियों को अगर अभी मौजूदा दौर की बात करें तो किन मसाइल का सामना है, क्योंकि हमने देखा है कि बिजली की कीमत में भी जो है वो 4 रुपये तक का इजाफा हो गया है।
बिल्कुल, मसाइल तो बहुत बढ़ते जा रहे हैं। और आपने बिजली की बात की, तो वैसे देखा जाता है कि बिजली की कीमतें जो गर्मियों में ज़्यादा बढ़ती हैं, क्योंकि तब कंजम्पशन ज़्यादा होती है, तो इसलिए रेट बढ़ाते हैं ताकि चलो फ़ायदा उठाया जा सके। लेकिन अब तो सर्दियों में तो लोड शेडिंग शुरू हो गई है, और दूसरा फिर बिजली की कीमतों में 4 रुपये इजाफा कर दिया गया है। ये समझ से बाहर पॉलिसी है कि ये क्यों किया गया है, और ये फेडरल का इदारा है नेपरा, उसको देखना चाहिए। बाकी ये है कि जब बिजली की कीमतें बढ़ती हैं तो फिर उससे जुड़े काफ़ी सारे कारोबार, उनकी भी कीमतें बढ़ती हैं, फिर कारोबार मुतासर भी होते हैं, और उसका इनडायरेक्ट भी शहरियों को उसका मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और डायरेक्टली तो डेफिनेटली होता है। अब जिसने बिल पे करना है वो कहाँ से पे करेगा, इतनी सैलरीज नहीं है लोगों की, इतनी उनकी इनकम नहीं है, इतने ज़्यादा बिल आ जाते हैं। ये पहले भी मसला, लेकिन ये समझ से बाहर है कि सर्दियों में बिजली की कीमतें बढ़ाने का क्या तुक बनता है। तो ये इस तरह से तो मसाइल मजीद बढ़ेंगे। फिर आपने बात की इन्फ्लेशन की, तो अब भी कुछ बेहतर हुई है अगर एज कम्पेयर टू लास्ट मंथ दिसंबर में देखा जाए, तो जनवरी का स्टार्ट अच्छा है, उससे पहले नवंबर में एंड देन अक्टूबर के बाद ऑनवर्ड चीज़ें कुछ बेहतर हुई हैं महंगाई को लेकर। लेकिन जो रिलीफ मिलना चाहिए उस तरह का नहीं मिल रहा। यूटिलिटी स्टोर्स की हम बात करते हैं कि वहाँ पर रिलीफ मिलता है, लेकिन वहाँ पर हमने आज तक चीनी की कीमत का तयन नहीं कर सके कि एग्जैक्टली है क्या, जो ओपन मार्केट में या मार्केट पर चीनी मिल रही है। रिलीफ का क्या फायदा जहां पे आपको क्वालिटी जो है वो आपको अशियाई ना मिल सके। हमने देखा कि यूटिलिटी स्टोर्स बनाए तो शहरियों की सहूलत के लिए जाते हैं, लेकिन वहां पे आप जो चीनी मिलती है, जो आटा मिलता है, उसकी क्वालिटी इतनी नाकस होती है कि उससे तो बंदा जो है ना वो 10 रुपए महंगी चीज ले तो बेहतर है। बिल्कुल ऐसे ही। एक तो क्वालिटी ये है कि रिलीफ ये है कि चंद चीज़ों में दिया जाता है, प्रॉपर रिलीफ जिसको कहते हैं वो नहीं दिया जाता। मतलब अगर आपने चीनी की कीमत में रिलीफ दे दिया तो फिर घी महंगा कर देंगे, अगर घी की कीमत में दे दिया तो फिर ऐसी दालें महंगी कर देंगे। तो एक बैलेंस रिलीफ जिसको हम कह सकते हैं वो नहीं दिया जाता। फिर महंगाई बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली इसके साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स भी होते हैं शहरियों पर, फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है, घरों में मसाइल होते हैं। तो इसको कंट्रोल करने के लिए अभी तक तो कोई लाएमल बना नहीं। अब होप्स हो कि ये मंथ जो है जैसे एंड होगा, इंतखाबात होंगे, कोई हुकूमत आएगी, वो लेकर जाएगी, एक अच्छा सेटअप आएगा, हो सकता है कोई इकॉनमी बेहतर हो जाए। लेकिन अभी कुछ वैसे बेहतर हुई है। महंगाई की जो शरह जिस हद तक बढ़ रही थी, अगर हम अगस्त के फिगर्स निकालें और आप उसको कंपैरेटिवली देखें तो अब कुछ चीजें बेहतर हुई हैं, लेकिन वो उतनी नहीं हुई जितनी एक्सपेक्ट की जा रही है शहरियों की जानिब से। क्योंकि पाकिस्तान में हम बात करते हैं फीकस आमदनी की, जब वो नहीं बढ़ती और साथ में जो इन्फ्लेशन रेट है वो बढ़ता रहता है, फिर मसाइल होते हैं। वो कहाँ से अपने जो खर्चे हैं वो पूरे करें शहरियों के लिए बहुत मुश्किल होता है एक घर चलाना एक फर्द के लिए। अब फिर ये है कि हमने ये भी देखा है मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि हमारे फैसलाबाद शहर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये तो इंडस्ट्रियल एरिया है। सर्दियों में गैस पर ज्यादातर इंडस्ट्री चलती है, तो गैस की लोड शेडिंग से वैसे भी बेरोजगारी बढ़ती है। तो ऐसी सूरत हाल में जब इंडस्ट्रीज बंद होंगी, मजदूर को काम नहीं मिलेगा और फिर महंगाई भी होगी, तो खर्चा किस तरह से होगा। बिल्कुल। तो ये वो चीजें हैं जो हाईलाइट होनी चाहिए और इन पर काम भी होना चाहिए। पावर लूम्स होगी, इसके अलावा टेक्सटाइल सेक्टर इतना बड़ा है इधर फैसलाबाद में। फिर जो दिहाड़ीदार मजदूर हैं उनकी भी सर्दियों में वैसी दिहाड़ियां नहीं लगती होती जो गर्मियों में या नॉर्मल पहले एक मौसम इस तरह का होता है कि जिसमें ऑलरेडी जो चीजें चल रही होती हैं वो जरा थोड़ा सा उसकी स्पीड में कमी आ जाती है, और अब जिस तरह के हालात जा रहे हैं उसकी वजह से तो बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं। खुशहाल माशरे में होता तो इस तरह से कि वसाइल की जो है वो भरमार होती है और मसाइल कम होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मरियम हमारे यहाँ जो है वो मसाइल बढ़ते जा रहे हैं और वसाइल की जो है वो वक्त के साथ साथ जो है उसमें कमी आती जा रही है। बिल्कुल ऐसे ही जीनत, वसाइल की कमी इस वजह से आ रही है क्योंकि आबादी जो है वो बढ़ती चली जा रही है। इधर 1 मिनट गुजरता नहीं है और 11 बच्चे जो हैं वो पैदा हो जाते हैं। तो जिस तरह से आबादी जो है वो बढ़ती चली जा रही है, उस वजह से वसाइल की कमी जो है हमें बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। और जिस तरह से हमारे मसाइल हैं वो नहीं है, ये भी बहुत बड़ा इशू है। जिसके अंदर एक तो होता है ना कि आपके पास कोई हुनर नहीं है, आप पढ़े लिखे नहीं हैं, तो आप बेरोजगार हैं और आपने मजदूरी करनी है, वो 1 दिन की होगी, 2 दिन की होगी, उसके बाद आप फिर इंतजार करेंगे। वो लोग भी इस वक्त बेरोजगार बैठे हैं जो पढ़े लिखे भी हैं, हुनर भी रखते हैं, लेकिन फिर भी उस तरह से जॉब्स जो हैं उनको नहीं मिल रही। तो ये भी उसी फैक्टर में आ जाता है कि मसाइल जो हैं वो बहुत हो गए हैं और वसाइल हमारे पास नहीं है कि हम अपने नौजवानों को रोजगार फराहम कर सकें। इसके साथ अगर बात करें तो महंगाई तो बढ़ ही रही है, एक तरफ बिजली की कीमतों ने भी सर पकड़ लिया दोबारा से, और उसके बाद लोड शेडिंग इतनी ज़्यादा हो रही है कि लोगों को बिल उतने ही बिल आ रहे हैं। पहले सुनते थे गर्मियों में जी लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है और बिल भी बढ़ रहे हैं, जैसे सलाह ने कहा, लेकिन अब यह है कि सर्दियों के अंदर भी उतनी ही लोड शेडिंग हमें नजर आ रही है। कई घंटे देहाती इलाकों में जो 8 से 12 है और शहरी जो है वो 6 से 8 है।
तो जब इतनी लाइट जाएगी और शहरियों को जो उनके बेसिक नीड्स हैं वो ही नहीं मिलेंगे तो किस तरह से गुजारा होगा। इसके साथ अगर बात करें तो हम इन्हीं मसाइल की वजह से ज़हनी दबाव का शिकार हो चुके हैं। बिल्कुल। हमारे पास वसाइल इतने कम हैं कि हमें सोचना पड़ता है कि इनके साथ क्या किया जाए। उसकी वजह से बर्दाश्त का जो एक टेम्पर है ना वो सबका ही कम हो चुका हुआ है। लोगों में लड़ाइयाँ भी इसी वजह से होती हैं और मसाइल दीगर जो है वो भी इसी वजह से आते हैं। तो ये है कि इनके ऊपर काबू अब पाना जो है किसी हद तक मुश्किल नजर आता है। ये वही बात है कि वसाइल हमारे पास बहुत कम है, आबादी हमारी बढ़ती चली जा रही है और अगले सालों में अगर हम दूसरे ममालिक की तरफ नजर घुमाएं तो इतनी ज्यादा आबादी वहां पर नहीं है, और अगर है तो उनके पास वसाइल इतने हैं कि वो उनको उसके साथ डील कर सके। हमारे पास वसाइल ही नहीं इस वक्त मौजूद कि हम अपनी आबादी को किस तरह से डील करेंगे। क्योंकि अगर आपके वसाइल और आपकी जितनी जरूरियात है उसमें भी तवाज़ुन हो तो फिर भी माशरा जो है वो खुशहाली से चल जाता है। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ 2-4 चंद वसाइल हैं और मसाइल का जो है वो ढेर लगा हुआ है तो वहां पे जैसे आपने भी बात की कि अदम बर्दाश्त फिर माशरे का जो है वो उसमें दिखाई देता है। और हमारे यहाँ यही हो रहा है कि छोटी छोटी बात पर हम एक दूसरे के साथ एग्जॉस्टेड हो जाते हैं। डिप्रेशन के बहुत जो है वो केसेस सामने आ रहे हैं। और इसी तरह से हम देख रहे हैं कि अगर घरों को भी बात करें मरियम तो एक खातून जिसने अपना पूरे घर का सर्कल चलाना है उसके लिए बड़ा मुश्किल हो गया है कि वो किस तरह से जरूरत है जिंदगी को पूरी करे। लोग ऐसे होंगे, कई ऐसी फैमिलीज होंगी जिनके अंदर सिर्फ खातून ही कमाने वाली है, उनके लिए बड़ा मुश्किल है। हम कहते हैं कि मर्द हज़रात घर से बाहर निकलते हैं और वो कमाते हैं, तो कई ऐसी सिंगल पेरेंट्स होंगे जो निकलती होंगी, माएँ अपने घर से बाहर निकल के कमाती होंगी और इस माशरे के अंदर बीइंग अ वुमेन निकल कर काम करना आपके लिए किसी हद तक मुश्किल होता है। कहा जाता है कि जी अगर बैंक की लाइन है तो मर्द हज़रात पीछे हो जाते हैं खातून को जगह देने के लिए। हर जगह नहीं होता, बहुत सी ऐसी जगह मैं हर रोज आते हुए देखती हूँ कि कई फैक्ट्रीज के बाहर बसें भर के आ रही होती है, उसमें से खवातीन निकल रही होती हैं और वो फैक्ट्री में काम कर रही होती हैं। अगर आप इस इतने तंग नजर माशरे के अंदर आप काम कर रहे होते हो तो एक खातून अगर निकल के काम कर रही है उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है इस तरह के माशरे में काम करना। और जिस तरह की महंगाई है, बिजली है, महंगाई है, फिर उसके साथ साथ आपको उतनी उजरत नहीं मिलती कि जितनी मिलनी चाहिए। अगर आपका महीने का भी 20,000 का, फॉर एग्जांपल 20,000 में तो खैर नहीं चलता, एग्जांपल है कि अगर 20,000 में आपका घर चल रहा है तो आपको 10,000 भी पूरा नहीं मिल रहा होता। उसमें से भी आपके मसाइल जो हैं वो निकल रहे होते हैं। आपने अपने बच्चों को भी पढ़ाना है, घर का, और वो घर का भी ये क्या है कि दिन में अगर आप 2 टाइम की भी रोटी खाते हो तो फिर भी आपके 2 से 3,000 जो है वो लग ही जाते हैं, जितना मर्जी आप हाथ खींच लें। तो अगर खवातीन घर चलाती हैं और बड़ी मुश्किल तरीके से चलाती हैं तो बड़ी सोचने की बात है कि हमें अपने नौजवानों को अब रोजगार देना चाहिए, उनको उनकी वो फैसिलिटीज देनी चाहिए जिनके वो तलबगार हैं। लेकिन और पहले कहते थे कि अगर घर के 4 अफराद हैं तो एक अफराद के काम करने से घर नहीं चलता है, लेकिन अगर 4 लोग काम करेंगे तो जो है वो घर का निज़ाम आसान अंदाज से चल सकेगा। लेकिन अरसलान अब तो दौर इतना मुश्किल हो गया है कि अगर 4 के 4 लोग जो है वो काम कर रहे हैं तो वो भी घर का जो है वो पूरा उसका सर्कल उस तरह से नहीं चला सकते। इसके अलावा और कौन से मसाइल हैं, और अगर ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से भी बात किया जाए तो उसमें भी शहरियों को बहुत सारे मसाइल का सामना है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है 2023 में भी हमारे शहरियों ने फैसलाबाद की अगर स्पेशली बात की जाए तो बहुत सारे मसाइल का सामना उनको रहा है। 2024 का स्टार्ट हो चुका है और फर्स्ट वीक में जो है हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा जो है एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ हमारे शहरियों ने नए साल का जो है उसको वेलकम भी किया। और उम्मीद भी हम यही कर रहे हैं कि इस साल के इख्तिताम के साथ ही बहुत सारे मसाइल भी जो है वो दम तोड़ जाएं और बहुत ज़्यादा वसाइल पैदा हों ताकि हमारे शहरियों को अपनी जिंदगी को बेहतर अंदाज से चलाने के लिए एक अज़म मिले, एक हौसला मिले। और हमारे वो तभी मुमकिन है जब हमारी गवर्नमेंट जो है वो मजबूत हो, मुस्तहिकम हो और वो इस तरह की पॉलिसीज बनाए, इस तरह के सोल्यूशंस लेकर आए जिससे रोजगार बढ़े। जब रोजगार बढ़ता है तभी जो है वो माशरा खुशहाल होता है। क्योंकि अगर आप अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए, छोटी छोटी ख्वाहिशात के लिए अपना दिल मारते रहते हैं तो कहीं ना कहीं जाकर जो है ना वो अपने एक मायूसी का आंसर पैदा हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है खुद को मस्बत तरीके से आगे लेकर चलना। हम जहाँ पे बिजली की कीमतों में इजाफा हुआ वहाँ पे देखते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से बहुत ज़्यादा शहरियों को जो है वो मसाइल का सामना है, उनको ज़्यादा किराए देने पड़ते हैं। तो लोकली अगर शहर के अंदर के ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो उसकी क्या सूरत हाल है, और अगर आप दूसरी सिटी में ट्रैवल कर रहे हो तो उसके लिहाज से किस तरह के मसाइल का हमारे शहरियों को सामना करना पड़ रहा है, ये जानेंगे हम अरसलान से। अरसलान, जिस तरह से हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा दीगर मसाइल हैं जिसमें बिजली की पहले हमने बात की है, महंगाई की बात की है, वहीं एक सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारे
हमारे यहाँ जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बड़ी महंगी हो गई है, जो किराए हैं वो जो है वो आसमान से बातें कर रहे हैं। देखिए, ये तो डायरेक्टली रिलेट करता है पेट्रोल की कीमतों से, और जैसे जैसे पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी किराए वैसे बढ़ जाते हैं, लेकिन बाद में वैसे कम नहीं किए जाते। अभी पेट्रोल की कीमत में अच्छी खासी कमी हुई है, लेकिन वैसे किराए कम नहीं किए। इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट की बात की जाए तो हमारे पास सिर्फ एक ही सोर्स है, जो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट हम जिसको कहते हैं, वो है जी चिंची रक्षा। अब चिंची रक्षा वाला जो है वो एक स्टाफ का 50 रुपया लेता है यहाँ पर फैसलाबाद में। होना ये चाहिए 30 रुपये हो या 20 रुपये हो। अब स्टाफ क्या स्टाफ है ये, आप मिलत चौक से जाएं, जामिया चिश्तिया रख तो एक स्टाफ बनता है, तो इसके 50 रुपये आप देंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको देखना चाहिए, जो आरटी जो रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी उसको देखना चाहिए। इंटरसिटी में जो जितनी भी ट्रांसपोर्ट है उसके किरायों में कमी की जाए। और फिर जो शहर के बाहर है वहाँ भी सूरत हाल यही है। अब सरगोदा का ये ले रहे हैं 600 रुपये 500 रुपये। अब ये सरगोदा इतना भी कोई सरगोदा कोई मार्स पर तो है नहीं कि आपको इतना किराया मांग रहे हैं। मतलब इट शुड बी लाइक 250 और 300, लेकिन अब 600 650 रुपये भर के आप सरगोदा जाते हैं। इसी तरह फिर झंका है, झंका भी इतना ही होगा। फिर नहीं तो इस्लाम जो गवर्नमेंट की तरफ से किरायों की लिस्ट दी जाती है तो उस पर भी हम देखते हैं कि अगर हाँ इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती है, उसके अलावा जो है वो मुसाफिर जो है पैसेंजर उनको ओवरचार्ज किया जाता है। बिल्कुल ओवरचार्ज किया जाता है। असल में जो बेसिक यहाँ का फैसलाबाद का मसला है ना, वो ये है कि यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कोई सिस्टम नहीं है। सिर्फ चिंची एक ही सोर्स है। होना ये चाहिए था, आपने मुल्तान को मेट्रो दे दी, आपने रावलपिंडी को दे दी, आप लाहौर डिजर्व करता था, वो वैसे भी सूबाई दारुल हुकूमत है, बनता था उसका। लेकिन उसके बाद कौन सा शहर आता है? फैसलाबाद। इंडस्ट्रियल हब, इंडस्ट्रियल जोन, आपकी एक्सपोर्ट में एक बड़ा ही मस्बत और बड़ा आम रोल अदा करने वाला शहर। आपका ऐसा शहर जिसने आपको एक बहुत सारा ज़र मुबादला कमा कर देना होता है बाहर से। एक ऐसा शहर जिसकी आबादी जो है वो 60 लाख के करीब पहुंच चुकी है, बल्कि ज़्यादा होगी अब तो। उस शहर को आपने महरूम रख के वो सराकिस्तान वहाँ पर आपने मेट्रो बनाकर दे दी। मतलब वो वहाँ पर भी चाहिए, दैट्स वेरी गुड। लेकिन वो जब पीपल्स पार्टी के तब वज़ीर आज़म थे गालिबन यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, उनका ये प्रोजेक्ट था। तो वो जो जहाँ से होता है वो वहाँ की बेहतर करेगा। यहाँ के पॉलिटिशियंस ने फैसलाबाद के लिए किए कुछ नहीं है। जो भी आया उसने सिर्फ अपना पर्टिकुलर एक आध अपने डेरे के सामने से अच्छी सड़क बनवा दी तो बस काम हो गया। दिस वाज नॉट समथिंग फॉर द पब्लिक। आपको शहरियों के लिए क्या चाहिए था? आपको अब बात हो रही है वैसे मेट्रो की कि यहाँ पर भी स्टार्ट किया जाए, सर्वे वगैरह किया जाएगा, आबादी को देखा जाएगा, फिर एक रूट का तयन किया जाएगा एंड देन स्टार्ट की जाएगी, जो कि बहुत पहले हो जानी थी। इसके अलावा जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बसें आती हैं गवर्नमेंट की जानिब से, जैसे उधर लाहौर में चल रही हैं, या फिर ट्रेन तो बहुत दूर की बात है फैसलाबाद की, लेकिन चलो इस तरह की बसेस शुरू कर दी जाए। प्राइवेट हैं बसेस, लेकिन वो उस तरह का रिस्पांस वहाँ पर नहीं दिया जाता। अब मेट्रो में कितना फायदा है, आप खुद देखें कि आपको एक स्टॉप पे सिर्फ 30 रुपए देने पड़ते हैं। आप एक साइड से बैठो, दूसरी साइड पर तो लाहौर की, आपने सिर्फ 30 रुपए देने हैं। 30 रुपए देकर जाए, 30 रुपए लेकर आए, आप 60 रुपये में आपका सफर मुकम्मल। यहाँ पर फैसलाबाद में तो एक साइड पर आप जाते हैं तो आपका तकरीबन 150 रुपया लगेगा। ज्यादा दूर नहीं जाना, आप इधर चले जाएं, कोहिनूर चले जाएं लेट्स सपोज, तो वापस आते हैं तो आपका तभी ज्यादा महंगा होगा। 500 से कम बात नहीं करेंगे। नहीं, वो तो जब स्पेशल जाएंगे तो मतलब अगर आप रुक के जैसे वो लोकल जा रहे होते हैं उनसे जाएं तो वो आपका 300-400 लग जाएगा। तो नहीं, अगर थोड़ा स्पेशल में जाएं, कभी आप फैमिली के साथ होते हैं, आपने जाना पड़ता है, तो अगर आप 500 सिटी के अंदर ही पे कर रहे हो तो इसका मतलब है कि आप उसमें 100-200 डाल के आप फिर दूसरे शहर ही हो। वो तो चक्कर लगा वही नहीं कि मतलब इतना महंगा कर दिया कि आम आदमी की पहुंच से जो है वो चीजें बाहर होती जा रही हैं। और अगर आप अपना काम करें ना, इदारों का काम है इम्प्लीमेंटेशन, पॉलिसीज मौजूद है, लॉ मौजूद है, काम है सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन का, एग्जीक्यूशन का, करते नहीं है। अब यहाँ पर फिर कोई बात ऐसी हो जाएगी, वो काम खराब हो जाएगा। इनको बाकायदा पर डे के हिसाब से इनकी अपना निजाम चल रहा होता है। उनको क्या जरूरत है आके वो चेक करें कि यार ये चेक एंड बैलेंस करें कि वाकई वही किराया लिया जा रहा है जो किराए का तयन किया जा रहा है। तयन कौन करता है वो ये एक अलग डिबेट है, क्योंकि सिर्फ लिस्ट बना के दे देना वो एक अलग चीज है, लेकिन उसको चेक करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। मरियम के आपने जो चीजें बनाई हैं, जो लिस्ट बनाई है, क्या उस पर जो है वो अमल दरामद भी हो रहा है? क्या उस लिहाज से जो है वो शहरियों को वो सहूलत मिल भी रही है, रिलीफ मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा? बिल्कुल ऐसा ही है जीनत। बल्कि ये चिंची रिक्शे की बात की है, जो आम रक्षा इस्तेमाल होता है, जो इंसान अपना पूरा एक फैमिली, जैसे आपने कहा कि ट्रैवल करना तो आप उसको कर लेते हैं, तो वो भी आप यकीन करें कि वो इतना होता है कि वो ज्यादा ही लेता है आपसे। बार्गेनिंग पे आए तो कहते हैं ठीक है आप जाएं, मतलब कि हम सुनने के लिए किसी की तैयार नहीं है। हम कहते हैं कि जी ठीक है, जो हमने कह दिया ना किराया वो ही रखा जाएगा। चिंची रिक्शों की बात करें तो उनकी भी यही सूरत हाल है कि पेट्रोल की कीमत अगर कम भी हो जाए तो वो कहते हैं नहीं बाजी पेट्रोल की कीमत बहुत ज्यादा है तो हमने इतना ही किराया लेना है।
अब चेक एंड बैलेंस जो है वो नहीं किया जाता। अगर दूसरे शहरों में भी यही सूरत हाल हमें नजर आती है कि यहाँ पर भी जो है अपना ही मनपसंद होता है कि यार ठीक है इतनी ले लिया, इतना कर लिया और इतना जो है वो नहीं किया। इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन वही अरसलान वाली बात है कि वो रखने के लिए कोई तैयार नहीं है। जिसकी जेब में जितना आता है वो डाल लेता है, वो कहता है बस ठीक है इधर से बच गया इधर से बचा लो, इधर से बचा तो उधर से बचा लो। अगर इसी तरह हम बात करें ट्रांसपोर्ट की तो है, लेकिन अगर हम सब्जियों की कीमत की या दीगर जो हम अशिया खरीदने जाते हैं मुख्तलिफ दुकानों से, तो वहां पर तो उन्होंने बड़ा उनके जो एक रूटीन है कि अगर 10 रुपए हमने आगे भी बता दिया तो अगले बंदे की जो है वो मजबूरी बन जाती है कि उसे खरीदना ही पड़ना है, कि उसने उसकी रूटीन के अंदर जो चीजें इस्तेमाल होने वाली हैं उसके अंदर चीनी, घी, आटा, दाल, चावल, ये ऐसी चीजें जो आपने रोजमर्रा इस्तेमाल करनी है आपको वो खरीदनी पड़ेगी। अगर दुकानदार आपको 10 रुपए भी वो महंगे में देता है तो आप मजबूरी में उसको अगर किलो नहीं खरीदोगे तो आप कम खरीद लोगे, पा खरीद लोगे, आपको ये होगा कि यार मैंने अपना घर चलाना है। इसके ऊपर भी चेक एंड बैलेंस बहुत जरूरी है। कहाँ हैं हमारे कमेटी वाले, क्यों नहीं आके चेक करते उन दुकानों के बाहर? फैसलाबाद में घंटाघर चौक के अंदर मुख्तलिफ ऐसी दुकानें मौजूद हैं जो किराना स्टोर जिनको हम कहते हैं, वहां पर दिसंबर के बाद से अभी तक वहां की रेट लिस्ट नहीं लगी। लोगों को पता ही नहीं है कि यहाँ पर फिर क्या हमारे शहरियों की भी जिम्मेदारी आती है कि अगर कहीं पे किसी जगह पे दुकान पे रेट लिस्ट मौजूद नहीं है तो वहां से खरीदो फरोख्त नहीं करें। हम एक्सक्यूज ये दे के खुद को तसल्ली दे देते हैं, मजबूरी है लेना पड़ेगा। थोड़ा सा पहले इतने तंग हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर थोड़ा से और मजीद तंग हो जाएंगे, नहीं करेंगे आप उस जो है स्पेसिफिक शॉप का या ठेले वाले का अगर आप बायकॉट करते हो तो मेरा ख्याल उसको खुद ही होश आ जाएगी कि अकल आएगी कि भाई 2 दिन 4 दिन अगर उसके ठेले से या उसकी दुकान से कोई चीज नहीं खरीदता तो उसको रेट लिस्ट वहां पे आवेजा करनी है। ये ठेले वाले न सिर्फ अपनी मनपसंद कीमतें भी लेते हैं बल्कि उसके साथ साथ फैसलाबाद के मुख्तलिफ इलाकों के और सड़कों के ऊपर इन्होंने रास्ते भी रोके होते हैं। आधी से ज्यादा सड़क जो है इनके पास होती है, वहां पे बड़े बड़े स्पीकर लगाए होते हैं। नॉइस पोल्यूशन तो वो फैलाए रहते हैं, लेकिन उसके साथ अपनी पसंद की कीमत जो है ना वो भी वहां से लेते हैं, उनको भी नहीं रोका जाता। अब फैसलाबाद घंटाघर चौक में चले जाए, गाड़ी गुजारने की जगह नहीं होती वहां पे। बाइक वाला लगा के चला गया, रेडी वाला लगा के बैठा हुआ है। जो दुकानों के अंदर उनका सामान है उन्होंने बाहर रखा हुआ है। 5-5 6-6 फुट जो अपनी दुकान से आगे, उससे आगे उन्होंने 2 दुकानें दी हैं। दुकान वाले ने आगे, जिसने रेडी लगाई उसने आगे दुकान दी हुई है। तो पूरा घंटा अगर इस तरह से पैक किया होता है उन्होंने, और फिर जो बाहर सड़क पे बैठे होते हैं उन्होंने मनपसंद कीमतें रखी होती हैं कि इतना ही लेना है, नहीं लेना तो जाओ। वो फिर जिस बंदे की मजबूरी होती है उसे और से खरीदना पड़ता है। तो ये चीजें हैं जिनको छोटी छोटी लेकिन अब बहुत बड़ी हो गई हैं, जिनको अब चेक एंड बैलेंस, जिनको हम आम समझते हैं कि उनकी कोई इस तरह से वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर उनको रोका जाए तो काफी हद तक उसके अंदर कमी आ सकती है। बिल्कुल, बाजार में हम देखते हैं एक तो जैसे आपने बात की कि रास्ता ब्लॉक किया होता है, दूसरा ये बदतमीजियां भी चल रही होती हैं, अखलाकियात की हमारे यहाँ बड़ी कमी दिखाई देती है। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि उन्हीं ठेले या बाजार दुकानों के बाहर जो है वो गंदगी के ढेर भी दिखाई देते हैं। साफ सफाई का भी किसी तौर पर भी जो है वो ख्याल नहीं रखा जाता है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10। शहरी मसाइल के हवाले से बात करें तो शहरियों को बहुत सारे जो है वो मुश्किलात से गुजरना पड़ता है। जब भी हम बाजारों का रुख करते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि ठेले वालों की वजह से जो रूट्स ब्लॉक हैं, उसी के साथ हमें गंदगी के ढेर भी दिखाई देते हैं। शहर की खूबसूरती का एक बहुत बड़ा दारोमदार इस चीज़ पर है कि अपने शहरों को, अपनी सड़कों को जो है, अपने गली मोहल्लों को साफ सुथरा रखा जाए। लेकिन इस सब में फैसलाबाद की इंतजामिया कहाँ क्या किरदार अदा कर रही है? क्या शहरों को उस तरह से वो तजावुजात से किया जा रहा है? क्या उस तरह से जहां पे गंदगी के ढेर मौजूद हैं उनको वहां से कभी उनके जो है वहां पे उनको साफ करवाया जा रहा है? या जो ठेले वाला वहां पे खड़ा होके सुबह से शाम तक वहां पे अपनी चीज को बेचता है और उसके बाद उस गंदगी के ढेर को वहीं पे छोड़कर आगे बढ़ जाता है, उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि शहरों को जो है वो गंदगी से पाक किया जा सके? और सफाई जो है वो निस्फ ईमान है, और ईमान को तभी मुकम्मल होता है जब हम इन तमाम चीजों का ख्याल रखते हैं। और शहरों की खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हमारी शाहराएं बहुत खूबसूरत हों, और शाहराओं के जो साइड्स हैं उन पे जो मौजूद कूड़े के ढेर हैं उनकी जो है वो सफाई का भी खास तौर पर ख्याल रखा जाए। तो हमारे इसमें वेस्ट मैनेजमेंट का कितना किरदार है, इसी हवाले से हम मज़ीद बात करेंगे। अरसान, जैसे कि हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे कि जो है वो रेट लिस्ट के हवाले से तो की जाती है, कारोबार चलाया जाता है, लेकिन कारोबार जिस जगह पर चलाया जा रहा है वहाँ इर्द गिर्द हम देखते हैं कि कूड़े
के भी बहुत ज़्यादा ढेर दिखाई देते हैं। तो पूरी शहर की इंतज़ामिया इस हवाले से उनकी क्या कारकर्दगी है, उनके क्या फ़राइज़ हैं और शहरियों का इसमें कितना जिम्मेदार होना जो है वो ज़रूरी है, ताकि वो इन तमाम चीज़ों को जो है वो रोक सकें। देखिए, दीन इस्लाम में सफाई को निस्फ ईमान करार दिया गया है। और अब अगर बात कर लीजिए इसकी FWMC फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की, तो इनका बड़ा पिछले माह से बड़ा एक इशू चला आ रहा है। पहले ये था कि इन्होंने वर्कर्स को सैलरीज नहीं दी थी, तो उसके बाद से शहर में सफाई सुथराई की हालत इतनी बदतर बल्कि बदतरीन हो गई थी कि आपको बड़ी बड़ी शाहराहों पे, ये शेखोपुरा रोड अब अच्छा खासा रोड है, इसके अलावा इकबाल स्टेडियम के इर्द गिर्द या जितने भी कूड़ा करकट के जो स्टैंड्स बने हुए थे वहाँ पर इतना ढेर लगा हुआ था गंदगी का, ताफुन गुजरना मुश्किल हो गया था, ये सूरत हाल थी। तो जब वो मामला किसी हद तक हल हुआ ज़िला इंतज़ामिया के ताउन से या उनकी किसी वजह से उसको इंटर हुए और उन्होंने ये मामला हल करवाया, उसके बाद जिनको फंड्स की कमी का मसला दरपेश आ गया, जो कि अभी भी पता नहीं हल 100% नहीं हुआ, बस बात चल रही है। मुतमईन किया वर्कर्स को कि आपको सैलरीज मिल जाएंगी, अभी तक उनको 3-3 माह की सैलरीज नहीं मिली। देवर ऑन प्रोटेस्ट और वो उनका जो एहतजाज वो तकरीबन 1 हफ्ते तक चलता रहा है। उसके बावजूद भी उनके जो मुतालबात है वो 100% नहीं माने गए और अभी तक भी यही सूरत हाल है। कचरा नहीं उठाया गया, अभी भी आम शाहराहों पर आपको कचरा पड़ा हुआ दिखाई देगा और वो शहरियों के लिए एक अजाब बना हुआ है, क्योंकि वहाँ से गुजरना मुश्किल। फिर ये है कि वैसे भी सफाई सुथराई हमारे दीन का भी हिस्सा है और हमें इस चीज़ को भी देखना भी चाहिए, लेकिन अब वहाँ पर क्या किया जाए जब एक सिस्टम ही बैठ चुका है, सिस्टम को चलाने वाले ही बैठ चुके हैं। अब इतना बड़ा इदारा जो इतना बड़ा ज़र मुबादला कमाता है और इतना बड़ा उसका किरदार है पूरे शहर में, वो बैठ चुका, उसके पास फंड्स ही ना हो और फंड्स को लेने के लिए उसने कुछ किए ना हो, पेपर वर्क कर देते हैं, जो ग्राउंड रियलिटीज़ या जो करने वाली चीज़ें वो नहीं की जाती। तो FWMC ने इसकी नायली मैं तो कहूँगा जो पिछले 3 माह से इन्होंने की, पहले वो वर्कर्स को लटकाए रखा, इतना बड़ा उनका एक पूरा सिस्टम है, फिर गाड़ियों की कमी का बहाना किया, फिर कुछ बहाना किया, अभी ये कहा कि हमारे पास फंड्स नहीं है, फंड्स नहीं है इसलिए हम कचरा नहीं उठा सकते। अब कचरा उठाना है तो उसके लिए प्रॉपर उनके पास एक ट्रांसपोर्टेशन होती है, एक जगह से उठाना, फिर उसको जहाँ पर तल्फ करना, ये जहाँ पर मेन स्टैंड बना होता है वहाँ तक पहुँचाना, एक पूरा सिस्टम है। तो पूरे का पूरा सिस्टम बैठ गया, जिसकी वजह से शहर में गंदगी के ढेर लग गए और FWMC ने कोई उस हवाले से ना निगरान हुकूमत को सही तरह से आगाह किया और फंड्स जारी करने के हवाले से भी कोई इतना बड़ा इक़दाम नहीं किया। फिर जो ज़िला इंतज़ामिया वो है, क्योंकि सारे इदारे आते तो एक ही मिस कमिश्नर के नीचे ही है ना, उन्होंने ही देखना है सारा कुछ, तो फिर जाकर कुछ मामला बेहतर हुए हैं। अब होप्स हो के विद इन 10 डेज के कुछ मामला बेहतर हो जाए, लेकिन अभी कोई सूरत हाल बेहतर हुई नहीं है। अभी भी आप अगर बाहर जाएंगे ना तो शेखुपुरा रोड पर आपको कचरा दिखाई देगा। फिर आपने बात की जो रेडी वाले होते हैं, ये एक तो ये है तजावजात में आता है, आप इस तरह से रोड्स पर रेडियाँ लगा कर नहीं खड़ी कर सकते, ये एक तो खिलाफ कानून है। फिर क्या होता है जी, वो जिस पर वो रखते हैं वो सारा सामान यूं ही फेंक देते हैं। मतलब एक तो आपने कानून की खिलाफ वर्जी की, फिर माहौल को भी गंदा किया। अब ये उनकी भी जिम्मेदारी है, शहरी अब वहाँ पर क्या करें। अब एक शहरी उसने तो खरीदारी करने निकल जाना है, असल काम तो उस बंदे का है, उस रेडी वाले का, जिसने वो उधर ही कूड़ा फेंक दिया। एक प्रॉपर बाजारों की भी अरसानी इंतजामिया होती है, जैसे हम घंटाघर की बात कर रहे थे पहले भी, तो इंतजामिया को चाहिए कि वहाँ पे अगर एक रेडी वाले को रेडी लगाने की इजाजत दी है तो इस चीज पे भी उसको लेकर आए, इस चीज का उसको पाबंद करें कि वो इर्द गिर्द के जो गंदगी है, जो माहौलियाती आलूदगी की आप बात कर रहे हैं, उसको भी कंट्रोल करना फिर इंतजामिया की जिम्मेदारी है। 100% से बात की है, आई विल एग्री कि देखें ये जहाँ पर जिसको जो जगह दी जाती है उसको बाकायदा हल्फ लिया जाए कि भाई आपने सफाई का भी ख्याल रखना है, सिर्फ ये नहीं कि आपने कमाई करनी है। आप कोई उधर कोई डस्टबिन रख लें या कोई सेटअप लगा लें, आप वहाँ पर कूड़ा इकट्ठा करते जाएं, या जिस तरह को टीम आती है या उसको एक प्रॉपर जगह पर जहाँ पर उसका स्टैंड बना वहाँ पर रखें, सफाई सुथराई का ख्याल रखें। आने वाला भी जब आपके पास आए, ये तो एक वैसी वो कहते हैं ना कि जो दिखता है वही बिकता है। अगर सफाई सुथराई होगी तो आप ज़्यादा आपका दिल करेगा यार ये कितनी साफ रेडी लगी हुई इसने, यहाँ पर कितनी सफाई सुथराई रखी हुई, आप कहेंगे मैं तो इससे खरीदारी करूँगी। ये एक नजरिया है जो कि काम भी करता है काफी हद तक। आपने देखा होगा कि जहाँ सफाई सुथराई होती है वहां पर लोग ज्यादा जाते हैं, उनको वो इत्मीनान से जाते हैं। तो ये तो एक वैसे भी अखलाकी फर्ज भी है। और फिर आपने बात की कि वहाँ की जो इंतजामिया जिन्होंने वो जगह दी होती है उनको चाहिए कि ये जब वो जगह दी जाती हैं तब इस बात को बावर करवाया जाए कि आपने यहाँ पर सफाई सुथराई का ख्याल अच्छे तरीके से रखना है। ये नहीं है कि आपने रोड पर ही सारा पूरा कूड़ा फेंक देना है और कोई उठाने का कोई निज़ाम पहले ही नहीं है
और उसको तल्फ करने का, उसको एक जगह पर जहाँ पर उसको रखा जाता है, कूड़ा स्टैंड जहाँ पे, वहाँ पर रखने की बजाय आप रोड पर फेंके जाए। फिर ये आती है बात कि शहरी खुद जो, अब यहाँ पर कौन किसी को मना कर सकता है कि आपने एक सिगरेट, पहले तो ये पीना ही एक कोई अच्छी बात नहीं है, इसको कोई, हम ये नहीं कहें कि बहुत कोई अच्छी बात है, इसकी मैं तो नफी करूंगा। एक सिगरेट पियेंगे, फिर वो उसका वो क्या होता है, बैक फिल्टर से बचता है, वो रोड पे फेंक देंगे, वो डब्बी फेंक देंगे, रोड पे फेंक देंगे। वो कॉमन सी चीज है ना कि जो चलते फिरते लोग जहाँ पे खाते हैं, रैपर्स भी बहुत ज्यादा हम फेंकते, सब वो सब चीजें। हाँ जी, शहरियों की जिम्मेदारी की आपने बात की, तो मैं उस पर आ रहा था कि अगर आपने कोई बिस्किट वगैरह खाया तो आपने वो रैपर फेंक दिया रास्ते पे, मतलब ये तो आपकी जिम्मेदारी है। अगर देखा जाए तो एक पूरे शहर का निजाम जो है वो मैनेजमेंट और शहरी वहाँ के वो मिलके एक माहौल बनाते हैं, और उस चीज में, और हमने बहुत बार जो है वो घंटा घर के 8 बाजारों की जो है वो मसाइल की बात की है कि वहाँ पे कारोबारी तबके को क्या मसाइल है, लेकिन अगर एज सिटीजन देखा जाए तो हमें भी वहाँ पे जाने वालों को बहुत ज्यादा जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जैसे आपने बात की कि तजावुजात बहुत ज्यादा है, ट्रैफिक की बेहंगम सूरत हाल है शहर में। हमें जो है अगर ट्रैफिक के हवाले से भी बात की जाए तो जगह जगह पर मरियम रोड्स भी टूटे फूटे दिखाई देते हैं, और ये बड़ा मसला जो है वो दरीना चलता आ रहा है कि एक सड़क बनती है, फिर उसे उधेड़ दिया जाता है, फिर कहीं पे पैचेस की सूरत में हमें जो है वो सड़कें टूट फूट का शिकार दिखाई देती हैं। तो ये भी एक बड़ी मसला है शहरियों के लिए कि डेली का जो उनका सफर है वो मुहाल हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। इसके अंदर ज़ीनत, पहले तो जो आप लोगों की डिस्कशन चल रही थी उसके अंदर शहरी की जो जिम्मेदारी है, अगर सिर्फ हमें शेखुपुरा रोड पे या सिर्फ अहम शहराओं पे ही कूड़ा नजर नहीं आता, बल्कि गलियों के अंदर भी हमें कूड़ा नजर आता है। Exactly. और वो कौन फेंकता है, वो FWMC के बंदे नहीं होते, वो हम खुद ही होते हैं। अपने ही घरों से निकल के अपना शॉपर जो है वो बाहर फेंक देते हैं, हालांकि उसको कहीं पे भी हमें खाली प्लॉट दिखाई देता है ना, वहाँ पे कूड़ा जमा कूड़े का ढेर लग जाता है। कोई ये नहीं कभी ये कौन कभी कोशिश नहीं कोई करता है कि खाली जगह पे कोई पौधा लगा दें एक एक करके। अगर हर घर एक एक पौधा भी लगाए तो इलाके में बड़ा अच्छा एक ग्रीनरी का स्पॉट बन सकता है। ऐसा ही है, लेकिन उसके ऊपर कोई गौर नहीं करता। जैसे आपने सड़कों की बात की, जहां हम सारी नेगेटिव बात कर रहे हैं और बता रहे हैं कि ये मसाइल है, तो ये है कि फैसलाबाद के अंदर इस वक्त कई ऐसी सड़कें हैं जिनको अब तामीर किया जा रहा है, उनकी कंस्ट्रक्शन इस वक्त चल रही है। तो ये चलो एक अच्छी बात है कि फैसलाबादी जो है अपनी कभी टायर पंचर होने की, कभी गाड़ी का टायर खराब होने की शिकायत जो शायद उनके अब किसी हद तक कम हो जाए, क्योंकि जो हम शहराएं हैं वो इस वक्त बन रही हैं। हाँ जी, जो आपने कहा कि पैचेस वाली जो बात है, वो पैचेस अभी भी कहीं लग रहे हैं, वो तोड़ फोड़ने के बाद वो जाके बैंडेज लगा रहे हैं ऊपर कि कोई बात नहीं, तुम्हें फिर कभी बनाएंगे हम। लेकिन इसके अंदर ये चीज भी है कि जो बहुत ज्यादा टूटी हुई है उनको छोड़ दिया गया है, और जो बिल्कुल ठीक थी या एक आधा पैच वहां पे लगने वाला था उनको पूरा का पूरा जो है वो उखाड़ दिया गया और दोबारा बनाया जा रहा है। ये चीजें जो है ये मुश्किल है लोगों के लिए कि भाई एक चीज बन रही, फिर मुतबादल रास्ते जो हैं वो भी हमें नहीं मिलते। अगर वहां पे मिलते हैं तो क्योंकि वो सारी ही ट्रैफिक उसके ऊपर कन्वर्ट हो जाती है, तो वहां पे ज्यादा ट्रैफिक हमें मिलती है, उस वजह से ज्यादा शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन मुतबादल रास्ते इख्तियार करते वक्त भी अगर हम अपने कवानीन का ख्याल रखेंगे तो मुझे लगता है कि ट्रैफिक उस तरह से नहीं हमारी जो है नहीं फंसेगी, क्योंकि हम लोगों ने अपने क्रॉसिंग से आगे ही गाड़ी हमेशा लगानी होती है। रास्तों का इंतखाब करते हैं तो वहां पे फिर जो है वो बड़ी बेहंगम सी सूरत हाल दिखाई देती है। कोई भी 2 मिनट भी रुककर जो इंतजार करने को तैयार नहीं होता है कि एक जो दूसरा बंदा है वो आगे गुजर जाए, फिर जो है एक आसान अंदाज से ट्रैफिक की रवानी का सिलसिला जारी रहे। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे वक्त की छोटी सी ब्रेक का। विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक टू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एच एंड। शहरियों के मसाइल के हवाले से जो है वो गुफ्तगू जारी है कि फैसलाबाद के शहरियों को किस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ता है। प्रोग्राम के आगाज में हमने लोड शेडिंग के हवाले से बात की कि एनर्जी क्राइसिस बढ़ने की वजह से जो है वो सर्दियों में भी आम आवाम को, आम शहरी को जो है वो बिजली की लोड शेडिंग का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन जिस तरह का मौसम जा रहा है, सर्दियों में गैस की शॉर्टेज भी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से घरेलू सार्फिन को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है, और साथ ही साथ हमारी इंडस्ट्री को भी बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इंडस्ट्री का पहले ही जो हम हाल देख रहे हैं कि 2023 बहुत ही मुश्किल गुजरा है। 2024 का आगाज तो हो चुका है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि टाइम के साथ साथ जो है वो हालात बेहतर होते जाएंगे। गैस की बंदिश की वजह से और उसकी शॉर्टेज की वजह से शहरियों को किस तरह के मसाइल का और कितने मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, इसी हवाले से हम मजीद बात करेंगे। अरसलान, हम देख रहे हैं कि जिस तरह से बिजली की लोड शेडिंग का शहरियों को सामना करना पड़ा, गैस एक बहुत बड़ा मसला बनता जा रहा है। अगर आपके पास बिजली भी नहीं, आपके घर में गैस भी मौजूद नहीं है, अंधेरे में घर डूबा हुआ है, तो फिर मुझे लगता है कि ये बहुत फिक्र की बात है कि दुनिया जो है वो जिद्दतों की तरफ जा रही है और हमारे पास जो सहूलियत मौजूद थी हम उससे भी हाथ धोते जा रहे हैं।
अच्छा, दो बातें इस पर ना, गैस की लोड शेडिंग पर। एक तो हो गया गैस की लोड शेडिंग, एक गैर एलानी लोड शेडिंग, और फिर गैस का प्रेशर। अब ये तीन चीजें हैं जिसने जलील करके रख दिया आवाम को। और ये जब सर्दियां शुरू होती हैं, हर सर्दियों में यही सूरत हाल होती है। और जो बेचारी खवातीन है, जो जिन्होंने घर का काम करना होता है, वो बेचारी जलील होकर रह जाती है। मतलब कि सुबह कहीं वो फजर के वक्त वो रखती हैं एक चाय के प्याले बनाने के लिए, और वो मेरे ख्याल से कहीं दिन 12 बजे तक वो तैयार होती होगी, जो प्रेशर होता है। और उसमें भी 2 घंटे लोड शेडिंग शामिल कर लें। फिर ये है कि आपने कमर्शियल गैस की बात की, उसकी वजह से फैक्ट्रीज बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है। जिस तरह का इंडस्ट्रियल एरिया है फैसलाबाद, तो मजदूर बेचारे बेरोजगार हो रहे हैं। फिर ये है कि सुबह जो भी आता है वो नाश्ता किए बगैर उसको आना पड़ता है, क्योंकि तैयार ही कुछ नहीं होता। फिर महंगाई इतनी है, रेस्टोरेंट से भी अगर आप खरीदते हैं तो वो एक अलग से आपको अजाब का। फिर ये कि आपका पूरा बजट जो एक मंथ का वो डिस्टर्ब होता है। बिल आपने उतना ही लेना है, बिल में कोई कमी नहीं। और गैस लोड शेडिंग से बाकी खवातीन को जितने मसाइल होते हैं वो मरियम बताएगी कि सुबह सुबह इसने उठ के आना होता है, फिर नाश्ता कितना मुश्किल होता है बनाना। फिर अम्मा से जो मामलात होते हैं कि फिर ये है कि लकड़ियां भी आजकल तो महंगी हो जाती है, जैसे गैस की लोड शेडिंग होती है साथ वो लकड़ियां महंगी कर। आम घरों में वो कॉन्सेप्ट ही नहीं रहा कि लकड़ी लेकर आओ। हाँ, बहुत जिनको बेचारों को जरूरत है वो, वरना सिलेंडर पे लोग ज्यादातर जो है वो घर वाले यूज कर रहे होते हैं। वो कमर्शियल सिलेंडर भी तो महंगा हो गया ना, इतना महंगा है। उसी पे आ रही हूँ कि वो इतना महंगा है कि लोग जो है वो गैस ना आने के बावजूद वहां के भी बिल पे करते हैं, और पूरा मंथ में जितना गैस का खर्चा आता है उसको भी बर्दाश्त करते हैं। मरियम, बिल्कुल ऐसे ही है। बल्कि ये जो गैस का सिलेंडर है, यही खरीदना आप कह लें एक पूरा जहाद हो जाता है कि अगर आप वो एक दिन का ले आए हैं तो उसके बाद वो उसने एक दिन में खत्म हो जाना है, क्योंकि आपने उसमें हांडी भी पकानी है, आपने उसमें चाय भी पकानी है। अपने हमारे वैसे ही कॉन्सेप्ट है कि हमने 3 से 4 दफा जो है वो हमारे खाना खाया जाता है। तो वो 3 से 4 दफा वाला जो खाना है वो सिलेंडर पे ही बनेगा, क्योंकि गैस तो आपके पास आती नहीं। और आपने जैसे कि बात की लकड़ियों की, तो लकड़ियों की उन घरों के अंदर अभी भी कुछ खवातीन जिनके पास सिलेंडर भी वो नहीं खरीद सकते या गैस नहीं है, तो फिर उनको वो मजबूरन वो करना पड़ता है, जब वो छत पे करें या फिर, क्योंकि ये गली मोहल्लों के अंदर होता है, गली मोहल्लों में इतनी स्पेस नहीं होती, तो बाज औकात खवातीन जो है वो उसके ऊपर जाके छत पर जाकर जो है वो चूल्हे बनाती हैं कि चलो यार कुछ बनाना है, खाना है तो कर ले। लेकिन गैस ना होना, बिजली ना होना, ये ऐसी बेसिक चीजें हैं जिनके ऊपर आपका पूरा घर चल रहा होता है, और वही आपके पास नहीं है तो आप क्या करेंगे। दूसरा इसके साथ ये है कि आपके, जैसे सना ने बात की कि बिल आपके वही रहने, बल्कि बिल वही नहीं रहते, बिल मजीद बढ़ जाते हैं। गैस नहीं आती लेकिन आपके बिल जो है वो उसने ही बढ़ जाते हैं। और लोड शेडिंग का जो टाइम रखा जाता है कि इतने घंटे से 6 घंटे की है, 4 घंटे की इतनी रखी जाएगी, उससे ज्यादा ही हमेशा जाती है। और वो टाइम भी वो रखा जाता है जब जरूरत होती है, मतलब सुबह के वक्त और शाम के वक्त, जब ज्यादा कंजम्पशन होती है उसी वक्त वो टाइम लोड शेडिंग करता है। अभी तो बहुत बार मेरा खुद के भी घर का मैंने देखा है कि इस तरह से हुआ है कि अगर आपके 5:30-6 बजे के बाद गैस आना शुरू होती है, तो कई हफ्ते में 1-2 दिन ऐसा होता है कि 9-9 बजे तक गैस ही नहीं आती है। तो आपको मजबूरी में क्या है वो सिलेंडर ही जलाना पड़ता है। जब आपका सारा काम हो गया उसके बाद गैस आ भी जाएगी तो वो किसी काम की नहीं, किसी काम की नहीं, लेकिन आपने उसका बिल पूरा देना है, वो आपको पे करना पड़ेगा। और साथ इसके कि खवातीन जो हैं वो बड़ी, मैं तो कहती हूँ बड़ी बहादुर होती है जो घर रह के फिर खाना भी पकाती हैं और ये सारा कुछ कर लेते हैं। और अगर उसके ऊपर से अल्लाह ताला आपको रहमत भेज दे मेहमानों की, तो फिर आपके लिए ज्यादा मुश्किल है कि आप भी उसको कैसे डील करना है, क्योंकि मेहमान ठंडे पानी से बर्तन धोने का वो जो है वो कॉन्सेप्ट याद आ गया। हाँ, वो मतलब इतनी ठंड है, एक बहुत बड़ा टास्क है जिसपे आपने कहा करना चाहिए अपना काम। अपनी माओ की मैंने की है, उनका हाथ मैंने खुद धुलवाया उनको, ये तो कोई बड़ी बात नहीं। एक हाथ धुलवाने में बर्तन जो है वो 15-20 मिनट धोने में फर्क होता है। तो क्या काम है ना, चाहे वो 15-20 मिनट का हो चाहे वो घंटे को। पहले हमने देखा था गुज़िश्ता सालों में मरियम के गैस जो है वो लोड शेडिंग का एक वो होता था कि 2 घंटे के लिए, घंटे के लिए जाएगी और बाकी का पूरा दिन में आपको दिखाई देती थी। अब तो इस साल हमने ये देखा है कि गर्मियों में भी 2023 की गर्मियों में भी जो है वो गैस की शॉर्टेज होती रही है। और अब जो है वो मुझे लगता है कि पूरे दिन में जो है वो कोई आपकी 6 से 7 घंटे सिर्फ गैस आती है, वो भी वो डिवाइड होकर आती है और पूरी रात जो है वो गैस बंद रहती है। 8 घंटे भी वही आपकी बात है कि डिवाइड होकर अगर आपको मिलेगी तो आपने उसका क्या करना है, 1 घंटे में आप फिर प्रेशर भी नहीं होता इतना, प्रेशर भी नहीं होता। और दूसरी बात कि सबसे बड़ी, गर्मियों के अंदर कभी नहीं सुना था कि गैस की लोड शेडिंग हो रही। सर्दियों में तो चलो समझ आता है कि यूज जो है वो ज्यादा होती है, उसकी कमी जो है वो हो जाती है, लेकिन गर्मियों के अंदर भी सुई गैस इस दफा हमारी गायब ही रही है और कई घंटे जो है वो गायब रहती थी। तब भी जो शेड्यूल बना दिया गया था इतने घंटे जाने हैं और उससे ऊपर ही टाइम किया जाता था। हम गौर नहीं करते, हमारे मसले इतने ज्यादा हो गए हैं कि अब आप खुद से कुछ नहीं सोच सकते, कुछ यूं नहीं कर सकते ठीक है मैं ये कर लूंगा, ये कर लूंगा। जब आप वो करने पे आते हो तो आपके पास उस चीज की अवेलेबिलिटी ही नहीं होती,
बेशक वो कोई बेसिक चीज है, अगर लाइट है, कपड़े प्रेस करने तो आपके पास लाइट नहीं है, आपने खाना बनाना है तो आपके पास गैस नहीं है, आपने बाहर जाना है तो पेट्रोल इतना महंगा है कि आप बाहर नहीं जा सकते, आपने पढ़ना है तो आपकी स्कूलों की फीस इतनी ज्यादा है कि आप नहीं पढ़ सकते, अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, उनको अफोर्ड नहीं हो सकता। तो ये चीजें जो है वो हैं छोटी छोटी दिखने में, सुनने में, क्योंकि पूरी हमारी सोसाइटी डिफरेंट तरह के कंपोनेंट से मिलकर एक चेन क्रिएट करती है, और उस चेन में अगर एक भी जो जिसको कहते हैं ना कि कोई एक घुरी भी खराब है तो आपका पूरी की पूरी चेन जो है वो इफेक्ट होती है। और जैसे कि अरसलान मरियम बात कर रही है कि बेसिक नीड हमारे यहाँ जो है ना वो लोगों की पूरी नहीं हो रही, जिसमें हम घर की बात कर लें, बिजली के बगैर गुजारा नहीं है, गैस के बगैर गुजारा नहीं है, पानी के जो फराहमी है साफ पानी की उसके बगैर गुजारा नहीं है, किचन में अगर आप कुछ भी नहीं करते, अब बहुत सादा जिंदगी गुजार रहे हो तो दाल चावल रोटी ये तो बनाओगे, तो उस तक की जो है लोगों तक रसाई जो है वो मुश्किल होती जा रही है। और तालीम एक बहुत बड़ी जो है वो बेसिक नीड है, जिससे बच्चों की रसाई बड़ी मुश्किल होती जा रही है, क्योंकि लोगों के पास इतने पैसे ही नहीं है कि वो हैवी फीसेस को पे करें। बिल्कुल, कैसे पे करेंगे जब उनके पास वो उनकी जो फीस आमदनी इतनी नहीं है। अब आपने फीसिस की बात की, आप हैरान रहेंगे कि अब जो बच्चा हम वो शुरू में भेजते हैं नर्सरी में, तो उसकी फीस भी अब इन्होंने 15,000 20,000 कर दी है। मतलब क्या हमने बच्चा क्या सीधा ट्रेन करके मार्स पर भेजना है, किधर भेजना है यार, उसको थोड़ा बहुत आप ABC पढ़ाओ बस हमारे लिए बेहतर है, लेकिन इतनी ज्यादा फीसिस पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं। और अब सरकारी स्कूल की हालत ये है कि छोटे बच्चों की सिर्फ तालीम ही नहीं, अगर उनकी बात की जाए उनके कपड़ों की, खाने पीने की, तो उनकी जो अशिया जरूरियात है वो इतनी महंगी है कि वालिदैन की पहुंच से बाहर होती जा रही है। इस्लाम, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया। मरीम, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया। प्रोग्राम वक्त एक छोटी सी ब्रेक, विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10। सेहत के हवाले से बात करें तो मौसम का सेहत के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है। जैसे जैसे मौसम चेंज होता है वैसे वैसे सेहत के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा हमें जो है अपने अंदर तब्दीलियां महसूस होती हैं। और जब सर्दी बढ़ती है तो हम देखते हैं कि धुंध की वजह से, फॉग और स्मोक की वजह से सांस का मसला एक बहुत अहम जो है वो इशू होता है, जिसकी वजह से लोगों को डिफरेंट तरह की बीमारियां लाहक हो जाती हैं। नमूनिया सर्दी के साथ ही जो है वो बढ़ जाता है, नमूनिया की शिकायत बढ़ जाती है, लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगता है। डिफरेंट तरह के जो है इसमें पहलू वो शामिल होते हैं। आप अपनी सेहत का किस तरह से ख्याल रख सकते हैं, स्पेशली अगर विंटर्स की बात करें तो किस तरह आपने अपनी रूटीन को सेट करना है, किस तरह से अपनी सेहत के लिए एहतियाती तदाबीर को जो है वो बरकरार लेना है। इन्हीं तमाम एक्सपेक्ट्स पर बात करने के लिए आज हमें स्टूडियोज में ज्वाइन किया है डॉक्टर अली असगर तासीर, असिस्टेंट प्रोफेसर पीर्स एलाइड हॉस्पिटल। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। साथ ही साथ इसी हवाले से बात करने के लिए हमें स्टूडियोज में ज्वाइन किया है डॉक्टर राय आरिफ हैं, एडिशनल डायरेक्टर मेडिकल इमरजेंसी एलाइड हॉस्पिटल। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच, आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का बड़ा करम है। पहले तो ये बताइएगा कि रूटीन कैसी जा रही है, क्योंकि डॉक्टर्स की रूटीन भी क्या पेशेंट्स की रूटीन की तरह ही सर्दियों में चेंज हो जाती है, और किस तरह से अपना ख्याल रखते हैं एज डॉक्टर, पहले तो ये बताइएगा डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच। तो ऐसे है कि जैसे ही सर्दी बढ़ती है तो ज़ाहिर है रेस्पिरेटरी इलनेस बढ़ जाती हैं, पेशेंट इंडोर में आउटडोर में बल्कि उनका बढ़ जाता है, तो रूटीन काफ़ी बिजी हो जाती है। लेकिन उसके साथ हम अपने बचाव के लिए क्या करते हैं, जो आप सवाल करते हैं, तो उसके लिए हम मास्क पहनते हैं, पेशेंट को अटेंड करते वक्त ग्लव्स पहनते हैं, और अगर हमें ज़रूरत पड़े तो हम सैनिटाइज करते हैं, एक पेशेंट को देखने के बाद दूसरे को देखने के बाद सैनिटाइजर होता है ताकि वो कम्युनिकेट ना करे एक इलनेस दूसरे के साथ। अपनी डाइट का ख्याल रखते हैं और हॉट लिक्विड और इनटेक और डाइटरी हैबिट बेहतर रखते हैं, तो इंशाल्लाह बिल्कुल, क्योंकि डॉक्टर एक ऐसी जगह पे सर्व कर रहे होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा वायरल इन्फेक्शंस और डिफरेंट तरह की डिसीजेस में रहना है, तो इसमें अपना ख्याल रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। डॉक्टर साहब, अगर हम देखें तो मौसम के चेंज होते ही जो है वो डिफरेंट तरह की बीमारियाँ जो है वो सर उठाने लगती हैं, तो नमूनिया जो है वो भी एक बड़ी कॉमन सी चीज़ बन गई आज के दौर में लोगों को, लेकिन उसकी जो है वो पता नहीं है कि उसकी अलामात क्या है, इसके पीछे की वजूहात क्या है, पहले तो ये बताइएगा। बहुत शुक्रिया जीनत। इशू ये है कि सर्दी एक इटसेल्फ इतनी बुरी नहीं है, ब्लेसिंग ही है कुछ लोगों के लिए। समझते हैं ड्राई वेदर और हमारा जो वेदर में चेंज आई जिसमें हम खुद कंट्रीब्यूटरी हैं, हमने पोल्यूशन, धुआं, गाड़ियों के धुआं, फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं, ये सारी डस्ट हमने इतनी अपने नेचुरल एनवायरनमेंट को इतना पोल्यूट कर दिया है कि उसकी वजह से जो सर्दी है वो हमें नुकसान देने लग पड़ी है बहुत ज़्यादा।
और जहाँ तक हमारा सूरत हाल है निमोनिया की आपने बात की, निमोनिया एक टर्मिनोलॉजी है, जब फेफड़े ख़ास हद तक इन्फेक्शन हो जाती है उनमें सांस की, तो वो फिर उसको हम कहते हैं कि निमोनिया हो गया है। आम आदमियों के ज़हन में इसका ये होता है कि मुझे सर्दी लग गई है, मुझे छाती में दर्द होने लग पड़ी तो मुझे निमोनिया हो गया है। अच्छा, छाती में दर्द होने की वजह निमोनिया नहीं हो सकता है उसको दिल की बीमारी हो सकता है उसको पट्ठों की कोई दर्द हो रही हो। तो अपने तौर पे तशखीस करके उसका इलाज ना करें। पहला तो ये एक पैगाम है आम पब्लिक के लिए बहुत ज़्यादा कि आप जो चीज़ सोच रहे हैं क्या वही है, उसका इंटरप्रिटेशन वही है या कोई और है। दूसरी बात यह कि इलामात की आपने बात की, इलामात जितनी भी, अब इसको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं जब से कोविड आया है। एक तो हमारा ये है कि जो कॉमन कोल्ड है, जैसे नज़ला ज़ुकाम हुआ है और वो 3 to 4 डेज में सेटल हो जाए, उसमें कोई आपको बहुत तेज़ बुखार नहीं हुआ, हल्का फुल्की आपको फ्लू हुआ है और उसके बाद वो 2 से 3 दिनों में सेटल डाउन हो गया, उसकी फ्लू हुआ और हल्की फुल्की कफ हुई, उससे अगली उसकी फॉर्म आ जाती जो हमारे पास पहले भी प्रिवेल करती थी, रेस्पिरेटरी सिंसिटिकल वायरसेज हैं, जो कॉमन वायरसेज हैं, वो करते हैं। उनकी इलनेस जो है वो ज़्यादा इससे सवीयर होती है, जिस्म में दर्दें होती है शदीद, बुखार, तेज़ बुखार होता है और हो सकता है मरीज़ को लूज मोशन हो, वो डायरिया के साथ और गैस्ट्रो के साथ प्रेजेंट करे और समझे कि मेरा तो पेट खराब है, और वो उसको चेस्ट की इन्फेक्शन और या उसको सांस की बीमारी होगी। इसी तरह तीसरा कोविड था, जो कोविड आया और कोविड का सीवियर नमूनिया था। अल्लाह का शुक्र है अभी कोविड की वो सर्ज नहीं आई जो पहले 3 years अगो आपने जिसको फेस किया, 2-3 उसकी जो थी। तो अब इनकी इलामात में खांसी, नज़ला ज़ुकाम है, ज़ुकाम होना, फ्लू होना, बुखार का होना, जिस्म में दर्दें होनी। अगर आपको जिस्म में दर्दें हो रही, तेज़ बुखार हो रहा है, आप छाती में दर्द हो रही है या आपको लूज मोशन लगे हुए, तो आपको ज़रूर अपने बारे में सोचना चाहिए और आपको चेकअप अपना ज़रूर करवाना चाहिए। इसी तरह जो बाकी एक्सट्रीम ऑफ एजेस हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने बच्चों की बात की, और फिर जो ओल्ड एज वाले या जिनको पहले से कुछ बीमारियाँ, तो उनके बारे में ज़्यादा ओवर कॉन्शियस होने की जरूरत है। बिल्कुल, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हमारे यहाँ जो है वो रेगुलर चेकअप लोग इतना ज़्यादा उसको प्रेफर नहीं करते। हमारे यहाँ इस तरह का कोई ट्रेंड ही नहीं है कि लोग अपनी सेहत का जो है ख्याल रखें। जब बहुत ज़्यादा सवेर किसी बीमारी में मुब्तला होते हैं तो ही डॉक्टर की तरफ जाते हैं। जैसे कि डॉक्टर राय ने बताया है कि जो है बड़े लोग जो है वो सांस की बीमारी की मतलब तंगी की वजह से इस तरह मुब्तला हो जाते हैं निमोनिया में। तो क्या बच्चों में भी सेम इसी तरह के सिम्टम्स दिखाई देते हैं? जी, बच्चे जो हैं वो भी इन्हीं इलामात के साथ आ रहे हैं। बच्चे भी यूजली जो आते हैं, अडल्ट जो बाहर फिरते हैं वहाँ से लेके आ रहे होते हैं फोकस। जब बच्चे स्कूल गए हैं तो एक इन्फेक्ट हुआ तो सारे बच्चे, तो घर में जो छोटे बच्चे होते हैं वो भी इन्फेक्ट हो जाते हैं। जो इन्फेक्ट होते हैं, जो 1 साल से छोटे बच्चे होते हैं, तो उनको भी नज़ला, खांसी, तेज़ बुखार, बच्चे फीड लेना छोड़ जाते हैं, बच्चे निडाल हो जाते हैं, ठीक है, और उसको बहुत शिद्दत की खांसी, और बहुत शिद्दत हो जाए तो फिर सांस की रफ्तार तेज़ हो जाती है, बच्चे दूध पीना छोड़ जाते हैं, बच्चे निडाल हो जाते हैं, नीले हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में उन बच्चों को हम दाखिल करते हैं। तो ऐसे बच्चे जिनको तो मामूली नज़ला ज़ुकाम खांसी है, तो उनको तो उनके वालिदैन ठीक घर में उनका कर सकते हैं, जो पैराडाल दे सकते हैं, होम रेमडीज से कर सकते हैं। ऐसे बच्चे जो दूध पीना छोड़ जाएं, बच्चे निडाल हो जाएं, या बच्चे नीला होना शुरू हो जाए, या उनकी सांस फूल जाए, सांस की रफ्तार तेज़ हो जाए, तो उनको चाहिए कि वो फौरी तौर पे अपने डॉक्टर के साथ, अपने मॉलिज को दिखाएं और बच्चे की प्रॉपर ट्रीटमेंट कराएं, और उसके साथ उससे इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। या इन केस अगर एडमिट करना है तो फिर अलाइड हॉस्पिटल की इमरजेंसी 24 आवर वर्किंग में है, वहाँ सारे डॉक्टर्स मौजूद होते हैं, 24 आवर किसी भी वक्त वो आ सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। और डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बताया कि सांस की बीमारी होती है, जारी बात है कि फेफड़ों से इसका सर्दी बहुत जल्दी बच्चों को लग जाती है, तो इन तमाम बीमारियों से बचने के लिए जो स्पेशली मदर्स हैं उनको क्या ऐसी एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करनी चाहिए ताकि इस तरह की कंडीशन आए ही नहीं कि बच्चा किसी तरह की स्वेयर बीमारी में मुब्तला हो? जी जीनत, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में 2 पहलू हैं बच्चों के हवाले से। एक पहलू है कि ब्रेस्ट फीड है। जो ब्रेस्ट फीडिंग है, माँ को पहले 6 महीने हर मुकम्मल तौर पे ब्रेस्ट फीड पे रखना, उसको हम कहते हैं एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड, कि सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध पिलाए। तो माँ का दूध ना सिर्फ निमोनिया से बचा रहा है, डायरिया से बचा रहा है, बहुत सी इन्फेक्शन से बचा रहा है, उसके और भी बेशुमार फायदे हैं। लेकिन आज हम निमोनिया पे बात करें तो निमोनिया की प्रिवेंशन में ब्रेस्ट फीडिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अच्छा। तो जो माएँ अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, उनके बच्चों में अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, निमोनिया और रेस्पिरेटरी इलनेस का चांसेस बहुत कम हो जाता है उन बच्चों के जो डब्बे का दूध पी रहे हैं या गाय या भैंस का दूध पी रहे हैं।
दूसरी बात यह, जब बच्चे 6 माह के बाद जब उनको प्रॉपर वीनिंग स्टार्ट कराए, जब वीनिंग का मतलब नीम ठोस गुज़ा जो है, ओके, तो उसको बैलेंस जो है उसका बहुत जरूरी है। उसमें जो है प्रोटीन का होना जरूरी है, उसमें फैट और जो कार्बोहाइड्रेट, तो उसको हम बैलेंस डाइट कहते हैं। तो प्रॉपर वीनिंग और माँ का दूध बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे की हेल्थ के लिए और बच्चे की जो इन्फेक्शन है उसके साथ उसके कुव्वत मुदाफ़त बिल्ड करने के लिए और निमोनिया से प्रिवेंशन के। और दूसरी जो प्रिवेंशन की बड़ी इंपॉर्टेंट वजह है वो जो वैक्सीनेशन है। ओके, वैक्सीन जो है रूटीन में हमारे पढ़ा लिखा तबका भी कम्युनिटी में वो लैग कर जाता है या वो उसमें सुस्ती कर जाता है कि चलो कोई नहीं इस महीने नहीं अगले दफा करवा लेंगे या कर, और बाज़ का पढ़ी लिखी फैमिली भी उसको इग्नोर कर जाती है। तो निमोनिया के बचाव के लिए भी जो हमारा EPI वैक्सीन प्रोग्राम है उसमें निमोनिया के बचाव के लिए भी हिफाजती टीके हैं। वो ना सिर्फ बड़े हॉस्पिटल्स में बल्कि गली मोहल्लों में भी उनके सेंटर्स बने हुए हैं जहां बच्चों को फ्री हिफाजती टीका जात लगाए जाते हैं। अच्छा, तो पेरेंट्स ये वैक्सीनेशन फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड करती है। तो वालिदैन से गुजारिश है कि अपने बच्चों को वैक्सीनेशन सेंटर पे लेके जाया करें और EPI शेड्यूल जैसे कार्ड बनता है, बच्चा पैदा होता है तो उनकी वैक्सीनेशन जो शेड्यूल है उसके मुताबिक पाबंदी से करें। और तीसरी बात यह है कि जैसे बड़े लोग घर में स्मोकिंग कर रहे हैं, अडल्ट हैं, तो उनको वो जो स्मोक है वो बच्चे को बड़ी बुरी तरह अफेक्ट करती है, वो उनको रेस्पिरेटरी इलनेस करती है। तो बचाव में वैसे तो सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, इसको बड़ों को भी अवॉइड करना चाहिए, लेकिन अगर उसने हर सुबह पीनी है तो उसको कहें ओपन एयर में जाके, बाहर जाके पिए या बच्चों से थोड़ा सा फासला रहे और बच्चों को वो चीज जो है वो उस तरह से हार्म नहीं करे। बच्चों के हवाले से जिस तरह से डॉक्टर साहब ने बड़ी तफसील से बताया कि किस तरह की एहतियाती तदाबीर होनी चाहिए, इसी तरह अगर हम जो है वो बड़ों की बात कर लेते हैं जो 30s की एज में है या हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं उनकी बात कर लें तो उनको किस तरह की एहतियाती तदाबीर को फॉलो करना चाहिए? जी बिल्कुल, उनके लिए एहतियाती तदाबीर में सबसे बुनियादी जो सबसे पहला स्टेप है जो कि हमने कोविड में हमने कोविड को, अगर वो कहते हैं ना कोविड एक हर जो डिजीज आती है या कोई भी इंसान पे आजमाइश आती है मुसीबत, उसमें कोई ना कोई ब्लेसिंग छुपी होती है। तो कोविड में एक ब्लेसिंग छुपी हुई है कि उसने हमें एजुकेट किया कि हमने अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करना। तो सबसे बुनियादी स्टेप मास्क है। जब से ये ड्राई वेदर और स्मोक इतना ज्यादा हो गई है, उसके एयर क्वालिटी इंडेक्स आपको पता है हमारा कहाँ पे चला गया। इंटरनेशनली अगर हम कंपेयर करें तो हम दुनिया के दूसरे पोल्यूटेड एरियाज में आ गए और हमारे बिग सिटीज। अच्छा, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मास्क है। लोगों को चाहिए कि मास्क को अपनी रूटीन बना लें। सर्दियों में तो मस्ट है कि हर बंदा मास्क पहन के निकले, इससे आप काफी सारी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से बच जाएंगे। तो जो हमारे सबसे पहला स्टेप है वो मास्क का लाजम और मलजूम करार दे दिया जाए। हमें पब्लिक को, लोगों को चाहिए कि वो बाहर निकलते हुए सर्दी से में मास्क हर सूरत पहने, एक चीज। दूसरा ये कि हमने हैंड वॉश करना, हमारे मजहब में हमें सफाई निस्फ़ ईमान शुरू में पता था लेकिन हमने उस पर इंप्लीमेंट नहीं किया। तो कोविड में हमने सीखा कि अपने हाथों को साफ रखना है। जब भी आप किसी चीज को टच करते हैं, कहीं वॉश करते हैं, तो आप अपने हाथ को सिंपल, आपको सैनिटाइजर नहीं चाहिए, कहीं आप सादा वाटर से वॉश कर लें, सोप से धो लें, अपने हाथ धोएं। अगर आपको नज़ला, फ्लू या कोई मसला है, आप टच करते हैं, कोशिश करें अवॉइड करने की, टच करने की। अगर आप टच करते हैं तो अपने हैंड वॉश करें, क्योंकि जब आप दूसरे लोगों से मिलेंगे वही आप जर्म्स जो है उनको ट्रांसमिट कर देंगे। बिल्कुल ठीक। इसी तरह तीसरा स्टेप, आप कफ करते हैं, स्नीजिंग करते हैं, हुक्म है कि आप हाथ रखें, अपने आप को उसको कवर करें। तो आप उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट, फिर आपके पास वही आ गया कि अगर कोई बंदा बीमार है तो उसको चाहिए वो घर पे स्टे करे या हॉस्पिटल है तो वो आइसोलेट रहे। आइसोलेट का मतलब ये है कि वो गैदरिंग में ना जाए ताकि दूसरे लोगों को ट्रांसमिट ना करे। और तीसरी चीज ये है कि सबसे जो ज्यादा पब्लिक में बहुत ज्यादा जरूरी है वो ये है कि वैक्सीनेशन, जैसे डॉक्टर साहब ने बात की, इसी तरह ये जो पेशेंट, वो लोग जिनको दमे के मरीज हैं, जो पुराने स्मोकर हैं, उनको क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी, पुरानी सांस की तकलीफ है, या वो दिल के मरीज हैं, या वो शुगर के मरीज हैं पुरानी, उनकी 40-50 से अब, तो उन्हें चाहिए कि वो अपनी ईयरली और फिर 3 ईयर्स जो वैक्सीनेशन के शेड्यूल हैं अडल्ट के लिए भी वो वैक्सीनेशन कराएं। तो अगर हम वैक्सीनेशन, सफाई और मास्क, इन 3 स्टेप्स पे अमल करना शुरू कर दें, और चौथा स्टेप तो जाहिर है कि हमें एयर क्वालिटी इंडेक्स को इंप्रूव करने के लिए वो काम हम ना करें जिससे पोल्यूशन बढ़ती है। बिला जरूरत हम घरों से गाड़ियां लेके ना निकलें, ताकि हम अपनी हवा को, अपनी इन्वायरमेंट को भी साफ रखें, तो कि हमारे लिए भी हेल्दी हो। और 4th स्टेप वही है कि आपने डाइटरी, जिस तरह डॉक्टर साहब ने बच्चों के बारे में बात की, इस तरह अडल्ट के लिए भी चाहिए कि वो अपनी बैलेंस डाइट, जंक फूड से अवॉइड करें
वो फ्रेश फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, प्लेंटी ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू द, ये नहीं है कि कोई पेशेंट दिल का मरीज है, गुर्दों का, वो पानी बहुत ज़्यादा पीना शुरू करें। जो नॉर्मल आम आदमी हेल्दी है उनको चाहिए कि अपनी वाटर इनटेक, फ्लूइड इनटेक सर्दियों में ज़्यादा रखें, और उसके साथ अपनी प्रोटीन डाइट, उसमें एग वाइट है, अंडे की सफेदी है, वो आपके लिए बड़ा अच्छा सोर्स ऑफ है। अनटिल के किसी को कोई बीमारी में वो उसकी कंट्राइंडिकेशन या उसको मना नहीं है, तो वो आम लोगों को वो ज़रूर लेना चाहिए। तो उससे आपका मुदाफ़ती निज़ाम बिल्ड होता है, और आपका मुदाफ़ती निज़ाम जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतना इन इन्फेक्शन से आप बच सकेंगे। बिल्कुल, जैसे आपने बात की है कि जितने भी एडल्ट्स हैं उनको एनुअली वैक्सीनेशन की डोज लेनी चाहिए, तो वो डोज एक ही होती है या उसमें कोई सेशंस होते हैं कि 2 लेनी है, 3 लेनी है? देखिए, फ्लू वैक्स होती है, फ्लू जिसको हम कहते हैं, उसके लिए ईयरली होती है, हर साल होती है। नीमोवैक्स एक जरासीम है जो कि निमोनिया की बहुत सारी का मेन वजूहात में आता है, वो 3 साल बाद लगती है। तो वो अगर हॉस्पिटल में विजिट करें और वहां से अपना शेड्यूल लेकर, तो करना चाहिए। वैक्सीनेशन के हवाले से हम मजीद बात करेंगे, लेकिन वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10। सेहत के हवाले से हमेशा से हमारी कोशिश होती है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इंडिकेट किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा आपको आगाही दी जाए, ताकि आपकी सेहत जो है वो बेहतर से बेहतरीन हो जाए, क्योंकि आपकी सेहत हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जैसे जैसे विंटर्स में हम देख रहे हैं कि सर्दी की शिद्दत आती जा रही है, लोगों को सांस की बीमारी का मसला होता है, क्योंकि माहौलियाती आलूदगी भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हम उस तरह से एहतियाती तदाबीर को भी जो है वो फॉलो नहीं करते, खाने पीने का हम ध्यान नहीं रखते हैं, तो बहुत सारे वायरल इन्फेक्शन जो है वो आके हमें घेर लेते हैं, और उसी के बाद जो है वो किसी न किसी एक पेचीदा डिसीज़ में हम जो है वो मुब्तला हो जाते हैं। नमूनिया के हवाले से बात करें तो इसमें बहुत हमने रेशो बढ़ती हुई देखी है कि लोग बहुत ज़्यादा नमूनिया के मरीज़, उनके रेशो में बड़ा इजाफा हुआ है। लेकिन कौन सी उसके पीछे की वजूहत हैं, किस तरह की एहतियाती तदाबीर हैं जिसको आपको फॉलो करना चाहिए, इसी हवाले से हम मज़ीद बात करेंगे। डॉक्टर साहब, तौर पर इस्तेमाल करनी चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि आपने एनुअली कौन सी जो है तौर पर इस्तेमाल करनी चाहिए, कि आपको पता होना चाहिए कि आपने एनुअली कौन सी जो है वो वैक्सीनेशन यूज़ करनी है, और किस बीमारी के लिए कौन सी चीज़ है, ताकि आप पहले अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट कर सकें। जी बिल्कुल ऐसे ही है। हम बात कर रहे थे कि वैक्सीनेशन का एक शेड्यूल होता है जी, और वो सिलेक्टेड पेशेंट है, यानी एवरीबॉडी, हर बंदे को वैक्सीन करवाने की ज़रूरत नहीं है, पहली बात। दूसरा ये कि वो सिलेक्टेड ग्रुप्स ऑफ पेशेंट्स हैं जिनको हम हाई रिस्क पेशेंट कहते हैं, जिनका मुदाफ़ती निज़ाम कमज़ोर होता है, जैसे बच्चे होते हैं, और इसी तरह एक्सट्रीम ऑफ एज आ जाती है, बुढ़ापा है, ओल्ड एज है, उनमें, या किनको कॉन्कॉमिटेंट कोई डिजीजेज हैं, या कुछ लोग हेल्थ प्रोफेशनल हैं, जैसे हम लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, पैरामेडिक्स, जो एक्सपोजर होता है जिनका ज़्यादा होता है क्राउड में वर्किंग, या आप लोग हैं जैसे आप कंसिडर करें कि जिन लोगों का पब्लिक के साथ ज़्यादा इंटरेक्शन है, वो उनके रिस्क पे है, तो दे शुड बी गेट वैक्सीनेटेड। और उन्हें चाहिए कि वो डॉक्टर के मशवरे से पहले अपना चेकअप करवा के उसके मुताबिक वैक्सीनेशन के शेड्यूल को फॉलो कर ले, तो उससे भी उनके ये जो सांस की बीमारियां हैं, सांस की तकलीफ है, उनमें काफ़ी हद तक कमी आ जाएगी, और उनको इन्फेक्शन और नमूनिया होने के चांसेस कम हो जाएंगे। उसके साथ साथ बाकी जो एहतियाती तदाबीर हैं, प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं, उनको जनरली हमें एज ए, जैसे कहते हैं ना, हमारी ज़िंदगी में एक तवाज़न होना चाहिए। उस तवाज़न हमसे ये भी इस चीज़ के डिमांड करता है कि हम अपनी ज़िंदगी में तवाज़न ये है कि बिला वजह हम घरों से ना निकले, ताकि हम अगर बीमार हैं तो हमें हुक्म है कि हम स्टे एट होम, जैसे हम कोविड में कहते थे, तो इसी तरह, और हम किसी महफिल में जाने लगे हैं तो हम ख्याल नहीं करते कि मुझे फ्लू है, और उसी तरह हम अपना आपको कवर भी नहीं करते। अगर आपका जाना मजबूरी है तो आपको अपने आप को कवर करना है, आपने ख्याल रखना है, अपनी सेहत का रखना और दूसरों की सेहत का ख्याल, क्योंकि ये एज इंडिविजुअल बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि अगर मुझे किसी तरह का मसला है तो मुझे इस चीज़ का भी ख्याल रखना चाहिए कि मेरी वजह से कोई दूसरा बंदा जो है वो उससे मुतासिर ना हो। जिस तरह से डॉक्टर साहब ने बताया कि वैक्सीनेशन जो है वो अडल्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चों में अगर वैक्सीनेशन की बात की जाए, जैसे कि आपने पहले भी बताया था, तो बच्चों को एक तो वैक्सीनेशन हो गई, इसके अलावा उनके खाने पीने में किस तरह की खुराक शामिल होनी चाहिए, और उनका रेगुलर बेसिस पे चेकअप करवाना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? जी, बच्चों को जैसे मैंने पहले बताया था कि ब्रेस्ट फीड बहुत इंपॉर्टेंट है। जी जी, ब्रेस्ट फीड, और ब्रेस्ट फीड जो है 6 माह के बाद उनको जो है वीनिंग स्टार्ट करनी चाहिए, नीम ठोस गुज़ार। तो नीम ठोस गुज़ार में हमें उनको अंडा, उनको गोश्त, फिश और चिकन, और जो गोश्त की बनी चीज़ें हैं वो मैश करके दी जा सकती हैं, उनको रोटी खिलाई जा सकती है, नेचुरल चीज़ें, फ्रूट्स खिलाए जा सकते हैं, जिस पोजीशन के हिसाब से, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जा रहा है तो उसकी दूध की रिक्वायरमेंट कम करते जाएं।
और उनके सेमी सॉलिड चीज़ें बढ़ाते जाएं, और ऐसी डाइट जो आयरन रिच है, जैसे कलेजी है, जैसे अंडा है, खजूर है, गोश्त है, तो ये चीज़ें उनकी डाइट में बेहतर करें। तो आयरन और बेहतर होगी जब चीज़ें, प्रोटीन बेहतर होगी तो क़ुव्वत मुदाफ़ियत, क्योंकि जो हमारा क़ुव्वत मुदाफ़ियत सिस्टम है वो भी वो प्रोटीन्स होती हैं, अमीनोग्लोबुलिन्स होते हैं, ठीक है, तो वो उससे हमारा क़ुव्वत मुदाफ़ियत बेहतर होता है। बिल्कुल ठीक। तो इसलिए बच्चों को, और खुसूसन ऐसी चीज़ें जो खून की कमी करती हैं, जैसे चाय है, वो बच्चों को नहीं देनी चाहिए। और हमारे आम घरों में बड़ा कॉन्सेप्ट है कि खुद आप पी रहे हो तो आप बच्चे को चाय दे रहे हो। जो होती है टी होती है वो आयरन डेफिशिएंसी करती है, इसलिए जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है उसकी दूध की मकदार उसको कम चाहिए होती है। आम कंसेप्ट ये है कि दूध पी रहा है जी बच्चा, दूध पी रहा है, दूध मुतवाज़न ग़िज़ा है। दूध मुतवाज़न ग़िज़ा नहीं है। दूध उसकी जैसे जैसे बच्चा बढ़ता जा रहा है उसकी दूध की रिक्वायरमेंट खिलानी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। और ग़िज़ा के साथ बड़ा ज़रूरी ये होता है कि मदर्स को जो है वो अवेयरनेस हो कि किस जो है वो फूड आइटम से आपके बच्चे को आयरन मिल रहा है, विटामिन मिल रहे हैं, तो उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि वो कंटिन्यूसली जो है वो डॉक्टर के साथ इन टच रहें और सिटिंग्स करें, और इस हवाले से उनको आगाही होनी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ताकि उनको पता चले। तो सर आप क्या समझते हैं डॉक्टर साहब कि हमारे यहाँ सोसाइटी में कितनी ज़्यादा अवेयरनेस अभी मौजूद है लोगों में अपनी फैमिलीज़ को लेकर? अवेयरनेस अगर होती तो हम इन मसाइल का शिकार ना होते। आप देखें ना, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनमें और हमारे में डिफरेंस यही है। वहाँ पे पोल्यूशन का लेवल, स्मोक का लेवल, एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना क्यों नहीं है? वो कंजस्टेड नहीं है। चाइना की आबादी हमारे से कई ज़्यादा है जी। तो सिर्फ एक जो हमारी ह्यूमन तादाद है, या हम कह के जो हमारी पॉपुलेशन है, उसकी बेस पे डिसीजन नहीं है। ये हमारे एटीट्यूड है, हमारे रवैये हैं कि हम अपना भी ख्याल नहीं रखते और अपने गिरदोनवा में रहने वाले लोगों का भी ख्याल नहीं रखते। हालांकि हम वो कौम है, हम वो सेगमेंट ऑफ लाइफ हैं दुनिया में जिनको सबसे पहले एजुकेट किया गया, जिनको सबसे पहले मैनर्स सिखाए गए, हाउ टू लिव, हमने कैसे रहना है, हमने कैसे बैठना है, हमने कैसे सोना है, हर चीज़ के मैनर्स थे। अनफॉर्चुनेटली हमने उनको छोड़ दिया। तो उसी वजह से हमारी डाइट में बैलेंस नहीं है, हमारे रवैयों में बैलेंस नहीं है, और इसी तरह हम अपने तौर पे चीज़ों को इंटरप्रेट खुद करते हैं। हमें इंटरप्रेट ज़रूर करना चाहिए, हमें रिसर्च भी खुद करनी चाहिए, लेकिन जो हमारा फील्ड है, रेलिवेंट है। बिल्कुल ठीक। तो ये हमारे जहाँ जो मिथ्स बन गई हैं कि अच्छा अब मैं इस चीज़ का तदारक जो है, अगर मुझे ये फ्लू है तो इसका मैं इससे हल करूँगा, हो जाएगा, दूसरी चीज़ लूँगा। एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, आपने सुना होगा कि अंग्रेज़ी दवाई नहीं लेनी। हाँ जी। मतलब ये है कि ये ख़राब करती है। अब ये वो कंसेप्ट था जो जब इंग्लिश पीपल इन्वेड किए तो उस वक्त एक आया कि अंग्रेज़ की बनी हुई चीज़ों को आपने नहीं लिया। हालांकि ये उनकी मिरास नहीं, अगर सोचा जाए तो मुसलमानों की है। मेडिसिन को मुसलमानों ने सबसे पहले डेवलप किया। तो मेडिसिन का लेना सुन्नत भी है और उसको लेना चाहिए, बिल्कुल ठीक, जहां ज़रूरत हो और जितनी ज़रूरत, और उसका डिसीजन अपने तौर पे ना करे कि अब ये इतनी स्ट्रेंथ वाली मुझे मेडिसिन चाहिए, ये नहीं चाहिए। तो हमारे यहाँ ये जो मिथ्स बन गई हैं, हमने जो गलत किस्म की चीज़ें अपने ऊपर पोज कर रही, उनसे हमें निकलना होगा। हमें अच्छी डाइट, साफ सुथरा रहना और साफ सुथरा अपने इन्वायरमेंट को रखना होगा। हम आउटसाइड जाते हैं तो हम जैसे देखें शॉपर्स पे बड़े लंबे अरसे से चल रहा था कि इसको बंद कर दिया जाए इसका इस्तेमाल, लेकिन हमने नहीं छोड़ा जी। और उस वजह से हम पोल्यूशन और ये जो जिस मामलात से हम गिर रहे हैं उसे, तो जहां तक सेहत के मामलात हैं उन पे तवज्जो उसी सूरत हो सकती है जब हम उनको इम्पोर्टेंस देंगे। और इम्पोर्टेंस देने के लिए ये है कि अपने आप को भी साफ सुथरा रखें, अपने गिरदोनवा को भी साफ सुथरा रखें। ये सबसे बुनियादी स्टेप है आपकी सेहत की तरफ। और एज मुस्लिम सोसाइटी हम देखते हैं कि हमारे दीन भी इस चीज़ पे जो है वो जोर देता है कि सफाई निस्फ़ ईमान है। अगर हम अपनी सफाई का, हाइजीन्स का ख्याल रखते हैं तो बहुत ज़्यादा बीमारियों से हम वैसे ही बच जाते हैं। जैसे कि हम स्पेशली निमोनिया के हवाले से बात करें तो डॉक्टर साहब, अगर कोई निमोनिया की बीमारी में मुब्तला हो गया तो क्या इसमें भी स्टेजेस होती हैं अगर बच्चों के लिहाज से बात किया जाए, और उनको किस तरह से हम क्योर कर सकते हैं? अच्छा जी, बिल्कुल। इसमें भी हम जब बच्चे को किसी को भी नज़ला, जुकाम, बुखार, खांसी होता है तो हम ये पहले डिसाइड करते हैं कि ये सिर्फ अपर गले, सिर्फ गले को इन्फेक्शन है या इसकी इन्फेक्शन नीचे फेफड़ों तक भी गई हुई है, ठीक है। तो अगर तो उससे सिर्फ गला ख़राब हो, कोई नज़ला, जुकाम, खांसी हो तो हम उसको सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं। जैसे उसको पैनाडॉल दे दिया, उसको दर्द की दवाई दे दी, बॉडी एक्स हो रही है, या उसको कोई जो खांसी का सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे दी। लेकिन ऐसे बच्चे जो इन्फेक्ट हो जाते हैं, जिनके लो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाती हैं, जिनका सांस तेज़ हो जाता है, जो बच्चे निडाल हो जाते हैं, जो खाना पीना छोड़ जाते हैं, तो ऐसे पेशेंट्स को हम निमोनिया जिसको लेबल करते हैं
उनको हम फिर अपने पास दाखिल करते हैं। उनको फिर प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करते हैं और इन्वेस्टिगेशन भी होती है, एक्सरे भी होता है और उसको प्रॉपर इंजेक्शन की फॉर्म में एंटीबायोटिक्स देते हैं और उनको 7 to 10 डेज का ट्रीटमेंट करते हैं। तो ट्रीटमेंट से वो मोस्टली बच्चे सर्वाइव करते हैं। एक होती है वेरी सीवियर डिजीज कि बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में बच्चा आ गया, हमारे पास पहुंचा ही लेट है, लेके बैठे रहेंगे, इधर उधर ट्रीटमेंट लेते रहेंगे, बीमारी की शिद्दत इतनी थी कि वो वर्स कर गई, या हमारे पास बच्चा पहुंचा ही सांस की। तो ऐसे जैसे शिद्दत बढ़ती जाती है तो बच्चों में उसकी मॉर्टेलिटी और उसका डेथ की चांसेस बढ़ते जाते हैं। अच्छा। तो ऐसे बच्चे जो वेरी क्रिटिकल कंडीशन में आते हैं हमारे पास या वेंटिलेटर पे आते हैं, ऐसे बच्चों में फिर जो मॉर्टेलिटी रेट है हाई होता है और निमोनिया के साथ जो 5 to 10% डेथ जो रिपोर्ट होती हैं। आज जो जब भी निमोनिया का इंसिडेंस बढ़ता है तो हॉस्पिटल में निमोनिया के रिलेटेड डेथ्स जो है उनका चांस बढ़ता है। इसी तरह जितना बच्चा छोटा होगा और जितनी सिवियरिटी ज्यादा होगी उतना मॉर्टेलिटी का रेट बढ़ जाता है। बिल्कुल। और जिस तरह के सीवियर कंडीशन से तक पहुंचे और फिर खुदा ना खास्ता कोई जानी नुकसान हो, उससे बेहतर यही है कि आप जो है वो खुद भी एहतियाती तदाबीर को फॉलो करें, अपनी डाइट को अच्छा रखें और अपने इर्द गिर्द के जो माहौल है उसको भी साफ सुथरा रखने की कोशिश करें। वो इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे जो आपको सेहतमंद रखती है। वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक टू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और सेहत के हवाले से हमेशा से हमारी कोशिश रही है कि ऐसे मौज़ूआत को ज़ेर बहस लाया जाए जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित हों और आप उससे कुछ सीखें, क्योंकि हमारी सेटिंग का जो मकसद है वो तभी पूरा होता है जब आप अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करते हैं और अकॉर्डिंगली जो भी उसके चेंजेस होते हैं, क्योंकि चेंजेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि वो तब्दीलियाँ जो हैं वो मस्बत होनी चाहिए। सेहत के हवाले से हम बात कर रहे हैं कि निमोनिया के पेशेंट्स को किन तरह की एहतियाती तदाबीर का जो है वो उनको बरोकार लाना चाहिए, और अगर फिर भी अनफॉर्चुनेटली आप इस मर्ज में मुब्तला हो गए हैं तो उसको किस तरह से आप क्योर कर सकते हैं और बर वक्त तशखीस और इलाज जो है वो बेहतर है बाद के पछतावे से। तो कोशिश करें कि अगर किसी भी तरह की बीमारी है तो बर वक्त डॉक्टर से जाके कंसल्ट करें। इसी हवाले से मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर साहब, जैसे कि बच्चों के हवाले से डॉक्टर अली ने बताया कि किस तरह से जो है उनको क्योर किया जाता है, इसी तरह अगर अडल्ट की बात की जाए, आपके पास जो निमोनिया के पेशेंट्स आते हैं आप उनको किस तरह से ट्रीटमेंट करते हैं, और इसके बाद ये भी बताइएगा कि जो होम रेमेडीज हैं वो इसमें कितनी ज्यादा जो है वो फायदेमंद साबित हो सकती हैं। मेरे ख्याल में सबसे बड़ी होम रेमेडी अगेन मास्क एंड मास्क। ओके। रीजन, कॉमन कोल्ड आपको मोस्ट ऑफ द टाइम इफेक्ट करती है नोज से, नॉस्ट्रल से, माउथ के जरिए या ईयर्स के जरिए। 3 उसके हैं जो ट्रैक्स हैं जिसके जरिए वो इन्वेड करता है। तो अगर आपने मास्क लगाया हुआ है वेल प्रिपेयर्ड तो आप इनसे बच जाएंगे। बिल्कुल ठीक। दूसरी बात यह है कि आपने बात की जिस तरह कि ये आगे इसकी स्टेजेस है, जैसे हमने कॉमन कोल्ड की बात की, फिर आगे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, वो अपर हो, सांस की नालियों में इन्फेक्शन हो, या पेशेंट को कोई ऑलरेडी कोई सांस की तकलीफ है वो ज़्यादा बढ़ जाए, और तीसरा ये है कि वो आगे उसकी सीवियर फॉर्म है, निमोनिया सादा है या आगे वो कम्प्लिकेट कर गया, पचीदगियाँ आ गई और वो ज़्यादा ख़राब हो गया, उसमें मरीज़ को बुखार होना शुरू हो गया, छाती में दर्द होनी शुरू हो गई, कफ हो गई और मरीज़ अपने आप को इल महसूस करना शुरू हो गया। तो इसका मतलब ये है कि समथिंग इज रॉन्ग, कुछ ऐसा हुआ जिसको इन्वेस्टिगेट करके उसको अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। तो हाउस रेमेडी में सादा सा एक जो चीज़ है कि अगर आपको फ्लू हुआ है तो आप एक एंटीस्टामीन है वो लें और पैनाडॉल लें। इसमें एक चीज़ का एहतियात रखें, जितनी हमारे यहाँ मोस्ट कॉमन अब चूँकि वायरसेस आ रहे हैं तो उसमें कोशिश करें कि आप ब्रूफन और डिक्लोरान किस्म की गोलियाँ बुखार के लिए, दर्दों के लिए, फ्लू में इस्तेमाल ना करें। ओके। बेहतर है पैरास्टामोल, पैनाडॉल जो है वो इसमें लें पेन के तौर पे भी। अगर आपको है तो 2 अडल्ट जो है वो 2 गोलियां ले सकता है। अगर उसको एलर्जी नहीं है या उसको कोई कंट्राइंडिकेशन नहीं है, उसकी डॉक्टर ने मना नहीं किया तो वो ले। और एंटीस्टामीन है जैसे गोलियां आती हैं वो, उनमें से कोई भी टैबलेट वो इस्तेमाल करें और अपनी डाइट अच्छी करें। जैसे मैंने पहले बताया प्रोटीन डाइट है, लिक्विड है, दूध है, मिल्क ले, तो ये चीज़ें ले। और तुष्ट चीज़ें जैसे हम कहते हैं सोर खट्टी चीज़ें हैं उनसे परहेज करें, ताकि उसका गला ख़राब होगा, वो गला ख़राब होगा तो जाहिर है इट विल बी उसके लिए कि वो ज़मीन तैयार हो जाएगी वायरस के लिए कि वो उस पर इन्वेड करे या बैक्टीरिया इन्वेड करें और वो उससे सफ़र करें। तो सफाई, मास्क और सादा। और अगर आपको सादा फ्लू है तो आप ये पैनाडॉल और उससे वो 1 से 2-3 दिनों में सेटल डाउन हो जाएगा। अगर उससे आगे चीज़ें बढ़ती हैं तो फिर आपको ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए और अकॉर्डिंगली
आपकी बीमारी के मुताबिक और सिचुएशन के मुताबिक। अगर आप पहले से बीमार हैं, दिल के मरीज हैं, सांस की तकलीफ के मरीज हैं या कुछ और है, तो फिर आपको सादा फ्लू की सूरत में भी ज़रूर डॉक्टर को चेक करवाना चाहिए, ताकि उसके अकॉर्डिंगली आपको वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकें। बात वही है कि हम अपने लाइफस्टाइल को जो है वो इस तरह से करें कि ताकि मौसम के अकॉर्डिंग अगर किसी तरह की चेंजेस आती भी हैं तो वो ज़्यादा हम उससे जो है वो फाइट कर सकें। और अगर इन तमाम एहतियाती तदाबीर के बावजूद, क्योंकि इंसान है कहीं ना कहीं लापरवाही हो जाती है और नमूनिया के जो है वो आप बीमारी में मुब्तला हो गए हैं, तो फिर उस सूरत में ट्रीटमेंट का प्रोसेस क्या रहता है और वो कितना टाइम में आप उसको रिकवर कर सकते हो? एक चीज़ मैं इससे पहले कि मैं आपकी क्वेश्चन का आंसर करूं, एक चीज़ बहुत बताना भूल गया कि कई हमारे दूर अफ्तादा गांव जहां पे मास्क अवेलेबल ही नहीं, वो क्या करें, तो वो कपड़े का मास्क बना के एटलीस्ट, अगर आपके पास कुछ भी नहीं तो अपने कपड़े से चेहरा ढांप लें, यानी अपने आप को कवर करके निकलें। और अगर आपको खांसी या कुछ है तो ज़रूर ज़्यादा डबल लेयर कपड़ा ले लें तो ज़्यादा बेहतर है, उससे कवर कर लें, ताकि आप अपने आप को, जो अगर किसी को बीमारी है तो दूसरों को ना लगाएं। ये एक बहुत बड़ा स्टेप होगा, उस चेन को आप ब्रेक कर देंगे जो एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे को, आप कहते सुनते हैं ना जी, एक बीमार हुआ फिर पूरा घर बीमार हो गया। वो क्यों हो जाता है? वो इसी वजह से होता है कि वो एहतियात हम नहीं करते। दूसरा, आपने जो क्वेश्चन किया कि उनकी ट्रीटमेंट का लाहेअमल क्या होगा, अगर मरीज को सांस की तकलीफ हो रही है, उसको बहुत तेज बुखार है, उसको छाती में दर्द होना शुरू हो रही है, खांसी बलगम में उसको खून आना शुरू हुआ है, तो उसको फौरी तौर पे हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत है। उसको चाहिए कि वो नियर बाई हॉस्पिटल फौरी तौर पे इमरजेंसी में करे। और उसमें एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम कहना चाहेंगे, जैसे रिवैम्पिंग चल रही है तो लोगों का ख्याल है जैसे हॉस्पिटल खुदा न खास्ता बंद हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। हॉस्पिटल सारे वर्किंग में है अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ बात सिंपल ये है, और ये असूल तो हमें बहुत पहले से फॉलो करना चाहिए, आपके नियर बाई जो हॉस्पिटल है सबसे पहले उसमें जाए। बिल्कुल। आप 4 घंटे की ट्रैवलिंग करके बहुत दूर वाला बड़ा हॉस्पिटल सोच के जाने की बजाय पहले फर्स्ट स्टेप, डोर स्टेप, जो आपके सरकारी हॉस्पिटल, आप देखें ना, सरकारी हॉस्पिटल BHU भी है, आपके पास डिस्पेंसरियां हैं, आपके पास THQs है, आपके पास RHC, यानी आपके पास हर स्टेप पे हॉस्पिटल मौजूद है। और अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह पे डॉक्टर्स मौजूद हैं। डॉक्टर्स उसी तरह है, आप उनके पास जाएं। सिर्फ एक हमारे यहाँ जो कॉन्सेप्ट है कि बड़े डॉक्टर के अलावा हमने जाना नहीं है, जो जहाँ मौजूद है उसको एक दफ़ा कंसल्ट जरूर करें और वो आपको जरूर गाइड कर देगा। अगर आपको ज़रूरत है तो ज़रूर मोस्ट वेलकम। अलाइड आए, 1, 2, 3 अलाइड में आए, या उलामदाबाद है, उसके बाद असीब शहीद है और समनाबाद है, सारे हॉस्पिटल वर्किंग में। तो आपको जिस स्टेप की ज़रूरत होगी, जिस लेवल की ट्रीटमेंट की ज़रूरत होगी, आपको वहीं भेज दिया जाएगा तो आपकी ट्रीटमेंट। तो इसलिए फर्स्ट नियर डोर जो हॉस्पिटल है वहाँ पे अपनी ट्रीटमेंट जरूर करें। बिल्कुल। और हमने बहुत ज़्यादा ये भी देखा है डॉक्टर साहब कि हमारे यहाँ इस तरह से होता है कि अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आप मेडिकल स्टोर वाले के पास चले जाते हो, जाके उसको बता देते हो कि मुझे जी जिस्म में दर्द है या मुझे नज़ला ज़ुकाम है, खांसी है, तो वो आप सेल्फ मेडिकेशन कर लेते हो। या फिर हमारे यहाँ छोटे छोटे एरियाज़ में लोग वो बना के डिस्पेंसरीज और क्वैत बैठे होते हैं, बिल्कुल जो क्लिनिक बनाते हैं, जो पता नहीं, और हर तरह का वहाँ पे मैं तो समझती हूँ कि उनकी हालत खुद की जो है ना बाय सेल्फ इतनी ज़्यादा ख़राब होती है उस जगह की ही। तो क्या ऐसी जगहों पे जाके ट्रीटमेंट करवाना कितना ज़्यादा रिस्की हो सकता है? बिल्कुल जी, ये जो सेल्फ मेडिकेशन है वो तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी कंडीशन होती हैं, खुसूसन जब ऐसा चल रहा है जिसमें, तो मोस्टली ये चीज़ें अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होती हैं, तो अपर ये वायरल इलनेसेस होती हैं, तो इसमें एंटीबायोटिक्स का इतना रोल ही नहीं होता। लोग खुद ही एंटीबायोटिक्स उठा उठा के खाई जा रहे होते हैं। कितनी मकदार में खानी है, बच्चा है तो उसको कितनी देनी है, हम वज़न के हिसाब से दे रहे होते हैं, कितनी देर तक देनी है, कब देनी है, इसका कोई आइडिया नहीं होता। वो 1 दिन खा ली, 2 दिन खा ली, जैसे अब लीवर जुड़। इससे क्या हो रहा है, हमारी कम्युनिटी में उस जरासीम जो रेजिस्टेंट हो जा रही है, वो इतने रेजिस्टेंस हो रही है कि जब एक्चुअल पेशेंट को वो दवाई चाहिए होती है, वो जरासीम इतना रेजिस्टेंट होता है, जब उसको वो दवाई देते हैं वो काम ही नहीं कर रही होती। तो रिसर्च में नए मालिक्यूल जो नई दवाइयाँ हमारे पास आ नहीं रही, तो इसलिए सेल्फ मेडिकेशन को तो अवॉइड करना चाहिए हर सूरत, और किसी को भी नहीं। इवन बाहर के मुल्कों में प्रिस्क्रिप्शन के बगैर कोई मेडिकल स्टोर और बच्चों पे तो बिल्कुल भी तजर्बे नहीं करने चाहिए, और इसकी सेल पे विदाउट प्रिस्क्रिप्शन वैसे बैन होना चाहिए कि कोई प्रिस्क्रिप्शन के बगैर। दूसरी बात आपने की कि जो लेमैन है, जो नहीं जानता इसके बारे में मेडिसिन क्या है और बच्चा क्या है, वो भी इसी तरह अननेसेसरी यूज किया जा रहा है, जिसमें ऐसी दवाइयां भी इस्तेमाल कर रहा है, ऐसे टॉक्सिक चीजें भी इस्तेमाल कर रहा है जो
बच्चे के लिए हार्मफुल होती हैं। तो बहुत सारे बच्चे हमारे पास निमोनिया के साथ और डायरिया के साथ ऐसे आते हैं जो कि स्क्वाइक्री का शिकार हुए होते हैं और हमारे पास आके क्रिटिकल हुए होते हैं। कोई ऐसी दवाई कफ रोकने के लिए दे देते हैं या ऐसी दवाई डायरिया रोकने के लिए देते हैं जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है और बाद कंडीशन में बच्चों की डेथ भी हो जाती है। क्योंकि सारी तो वालिदैन से रिक्वेस्ट यही है, पब्लिक से रिक्वेस्ट यही है कि जब भी आपके बच्चे बीमार हों या उसमें कोई प्रॉब्लम है या तो आप जो है क्वालिफाइड आदमी है उससे कंसर्न करें। जो भी आपके नियर बाई क्वालिफाइड डॉक्टर है, फिजिशियन है, आप उससे राय लें, आप उससे कंसल्ट करें। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी हैं, गवर्नमेंट डिस्पेंसरीज भी हैं जैसे डॉक्टर आरिफ ने कहा, और बहुत सारे और भी हेल्थ फैसिलिटीज शहर में मौजूद हैं। तो आप कंसल्ट बंदे से उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट लें और जो जिस तरह वो बताए, जितने दिन के लिए बताए उतने दिन के लिए इलाज करवाएं। बिल्कुल, तो बहुत गैर जरूरी मेडिकेशन है उसको अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि जैसे जैसे हम देखते हैं कि एजेस भी बढ़ती जाती हैं, हमें अपने बुजुर्गों का भी बच्चों की तरह ही ख्याल डॉक्टर साहब रखना चाहिए। उन पर किसी भी तरह के एक्सपेरिमेंट्स नहीं करने चाहिए, क्योंकि हम जो है वो अक्सर ऐसा कर लेते हैं कि खुद ही मेडिसिन ले ली, खा ली और फिर वो डिसीज ज़्यादा बिगड़ जाती है और फिर ज़्यादा जो है वो आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आप आए, आपने हमारे प्रोग्राम में जो है वो तफसीली गुफ्तगू की। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और जितने भी देखने वाले हैं उनसे भी यही गुजारिश है कि अगर आपको महसूस हो कि आपकी तबीयत जो है वो ठीक नहीं है तो जाके बर वक्त डॉक्टर से मशवरा करें और जो वो इलाज, जो वो ट्रीटमेंट बताते हैं उसको अच्छे से फॉलो करें और अपने लाइफ को जो है ना उसमें बैलेंस लेकर आएँ। अपनी डाइट अच्छी करें, अपनी बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रेट करें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह पाक आपके लिए, हमारे लिए, हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए ढेरों ढेर आसानियाँ पैदा करें। अल्लाह ने के बान।